Hello everyone, welcome to Pavan Wag Academy. I am Ankita, your friend as usual guys. और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये वाला चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपके दो चैप्टर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर और दूसरा है आपका चैप्टर नंबर 12 अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक के पेपर में ये दोनों चैप्टर से देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। चैप्टर 11 और चैप्टर 12। Chapter 11 is your alcohol, phenol and ethers and chapter 12 is your aldehyde, ketones and carboxylic acid। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन क्या रहेगा। मैंने आपको पहले ये चीज़ इसलिए बताई है कि अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पेपर में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो ज़्यादा सीरियस होकर देखोगे, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तभी जाके आपको वहाँ पे पूरे मार्क्स लेते आएंगे। अब क्या होगा ना, देखो मैक्सिमम रिएक्शंस जो है मैं आपको बोलूँगी अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% ऑफ द रिएक्शंस इस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक में आ चुकी है। ये मैं एनालिसिस करके बता रही हूँ। अब बहुत कम 5 या 6% रिएक्शंस ऐसी है जो क्वेश्चन बैंक में नहीं आई है, और जो क्वेश्चन बैंक में नहीं आई है ना 5 या 6% रिएक्शंस उस चैप्टर से, वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो जितना इम्पोर्टेंट पोर्शन था 85 to 90% ऑफ द पूरे क्वेश्चंस उस चैप्टर में कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक भी देख लिया ना, हो सकता है कि आपने ऑर्गेनिक अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा, बट इतना मैं आप लोगों को एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन अपने 2 घंटे या 1.5 घंटा दे के देख लिया ना, तो आपका वो वाला चैप्टर तो एकदम फिक्स हो जाएगा। आपको पूरे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी उस पर्टिकुलर चैप्टर से, ऐसा मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द अश्योरेंस कि आपको वहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। अब क्या होता है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग 10-15 वीडियो एक चैप्टर के देखते बैठे, लेकिन ये 2 घंटे भी अगर जाते हैं तो जाने दो। मुझे पता है कि टाइम बहुत कम है, 20 या 22 डेज ही रिमेनिंग है, बट स्टिल इट्स ओके ना, आप लोग कर तो लो। ठीक है, चलिए देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर एमसीक्यू सेक्शन। एमसीक्यू सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू सेक्शन में बार बार बताते आई हूँ कि आपके 1 मार्क को कैरी करता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक टिक मार्क पे आपको 1 मार्क मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए हो सके तो एमसीक्यू जो है वो अच्छे से करके जाना। अगर एमसीक्यू में प्रॉब्लम आती ना, तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक में जितने भी एमसीक्यू इस क्वेश्चन बैंक में दे रखे ना, उनको तो भी अच्छे से करके जाओ, और जो नहीं जम रहा है ना उसको रट्टा मार लो। 1 महीने के लिए रट्टा मारा तो क्या जाएगा, 1 महीने के लिए दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर लो, फिर बुला देना। चलो देखेंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन को। तो सबसे पहला आपका एमसीक्यू सेक्शन क्या कहता है देख लेंगे हम लोग। एमसीक्यू सेक्शन जो होगा वो 1 मार्क का रहेगा। इस चैप्टर से आपको टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे विद ऑप्शंस, उसमें से आपको 4 मार्क का करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपको बोल रखा है उसने, इन ए कार्बिनॉल सिस्टम द नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल इज। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बिनॉल क्या होता है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कार्बिनॉल क्या होता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बिनॉल किसको कहा जाता है। तो जो भी ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को जब भी OH ग्रुप लग जाता है तो इस वाली सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। ठीक है, आपको क्या बोल रखा है, इन ए कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल इज नेम एज। तो ये है आपका कार्बिनॉल कार्बन, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके साथ में OH ग्रुप अटैच रहता है, उसको हम लोग कार्बिनॉल कार्बन बोलते हैं। उसने आपको बोला है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल मतलब यहाँ पे कितने मिथिल ग्रुप रहेंगे, 3 ग्रुप्स। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल क्यों है, तो ज़रा देखो इधर, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये वाला जो कार्बन है जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये टोटल 3 कार्बन से जॉइंड है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन,
है ना, इसलिए इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन, और इस वाले अल्कोहल को क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है टोटल 3 ग्रुप से अटैच है, इसलिए टर्शरी आया। लेकिन आपको अगर इसको एक और नाम से देने का है तो देखो आप लोग कैसे बोल सकते हैं, ट्राईमिथिल कार्बिनॉल भी इसको कहा जा सकता है। ट्राईमिथिल कार्बिनॉल क्यों, ज़रा देखना इधर, ये जो COH है इसका मतलब होता है कार्बिनॉल, और ये जो COH है कितने मिथिल से जॉइंट है, 1 2 3, 3 मिथिल से जॉइंट है, इसलिए नाम क्या है, ट्राई मिथिल। COH मतलब क्या रहेगा, कार्बिनॉल, ट्राई 3 बार मिथिल, COH मतलब क्या होता है, कार्बिनॉल। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला जो आंसर रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने सेकंड MCQ को। सेकंड MCQ में क्या कह रखा है आपको, सेकंड MCQ को देखेंगे। सेकंड MCQ में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएजेंट इज यूज फॉर द कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। मतलब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। यस गाइस, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता होगा ना इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। वो आपको पूछ रहा है कि कौन से रिएजेंट से हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है आपका अल्कोहल, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं, तो वो रिएजेंट होता है आपका LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। ये जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जब हम लोग ये डालते हैं तो आपको ये डायरेक्टली अल्कोहल दे देता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड MCQ को। रिएक्शन बिटवीन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अल्डेहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, देख लेंगे ज़रा इसको भी। तो आपको थर्ड MCQ में देखेंगे क्या पूछ रखा है। थर्ड MCQ में आपको पूछा है रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अल्डेहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड। अब देखो एक होता है आपका फॉर्माल्डिहाइड, लेकिन उसने आपको क्या बोला है, फॉर्माल्डिहाइड मत लो, तो इसका मतलब आपको कौन सा वाला अल्डेहाइड लेना पड़ेगा, इसका नाम क्या होता है, एसिटाल्डेहाइड। और उसने बोला है कि एसिटाल्डेहाइड के अंदर में आपको डालने का है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो चलो हम लोग इसके अंदर में डाल देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ये क्या हुआ, ये Gr मतलब ही क्या रहेगा, ये Gr मतलब रहेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको पहले बात तो बोला गया था ऐसा अल्डेहाइड लो जो फॉर्माल्डिहाइड नहीं है, तो आप सबको पता है कि फॉर्माल्डिहाइड नहीं है, मतलब कौन सा वाला अल्डेहाइड रहेगा, एसिटाल्डेहाइड, इसलिए मैंने यहाँ पे एसिटाल्डेहाइड लिया। देखो कैसा है ना, सुनो थोड़ा सा सुनो, सारे के सारे ये भाई ऑर्गेनिक है, MCQ रहे, 1 मार्क के क्वेश्चन रहे, 2 मार्क के रहे, 3 मार्क के रहे या 4 मार्क के रहे, रिएक्शन तो हर जगह पे रहेंगी। बहुत रेयरली ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा जो रिएक्शन के बिना होगा, सभी जगह पे रिएक्शन आने वाली है, भाई वो ऑर्गेनिक है, रिएक्शन के बिना नहीं होने वाला। तो ये हो गया आपका एसिटाल्डेहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्डेहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड था, इसलिए मैंने यहाँ पे एसिटाल्डेहाइड लिया। आप सबको पता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्यों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर एक है नेगेटिव तो उसके बाजू वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, मेटल हमेशा कैसे नेचर के रहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो मेटल के बाजू वाला कैसा रहेगा, नेगेटिव नेचर का। इतना समझ में आया या नहीं आया। ऑक्सीजन नेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाजू वाला पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, प्लस, मेटल के बाजू वाला माइनस। अब क्या होगा, हमेशा दुनिया का एक ही रूल है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाता है और पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाता है। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव के पास नेगेटिव गया और नेगेटिव के पास पॉजिटिव गया। तो देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है CH3COMgBr, और यहाँ पे आएगा आपका H और यहाँ पे आएगा आपका CH3। आधे लोग सोचेंगे मैम ये क्या जादू हो गया, तो देखो ज़रा यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है तो उसके पास मैग्नीशियम गया क्योंकि वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा का पूरा गया। अब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज था तो इसके पास कौन गया, CH3 जो कि नेगेटिवली चार्ज था। लास्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करवाते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे आपको एक अल्कोहल मिलता है, CH3 CH H और OH। आधे लोग सोचेंगे ये क्या हो गया, तो देखो ये एज इट इज़ रखा है, CH3 C CH3H, ये एज इट इज़ है, नो डाउट गाइस, नो डाउट। यहाँ पे क्या किया है, O के बाद में यहाँ पे H आ गया, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है MgBrOH। देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है, कौन सी 2 चीज़ें होती है, एक होता है H, एक होता है OH। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला H यहाँ पे चले जाएगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा,
और MgBr और ये OH ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे। फिर से देखो, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस ऑक्सीजन के पास H चले जाएगा, तो ये H आ गया, OH ग्रुप बन गया। MgBr और OH भी ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम आपका होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग ध्यान देते हो ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो आपका कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है वो टोटल 2 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन जिससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मतलब ये जिससे कोई भी OH ग्रुप अटैच है, वो टोटल 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। मतलब ये वाले अल्कोहल का नाम क्या रहेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। आधे लोग बोलेंगे ये तो प्राइमरी भी तो हो सकता था, टर्शरी भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं देखने का। ये कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच है। जो कार्बन एटम से OH ग्रुप या जो कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है ना, उसको देख के डिसाइड करते हैं। तो ये कार्बन OH से अटैच है, तो ये डायरेक्टली और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। इसलिए इसका नाम क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। ऑक्सीडेशन ऑफ इथिल अल्कोहल यूजिंग K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, इसको भी अपन को डिस्कस करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बता सकती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बाय माउथ। रिएक्शन के बिना तो काम हो ही नहीं सकता है, रिएक्शन के बिना आप MCQ भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ MCQ को। फोर्थ MCQ में आपको बोल रखा है इथाइल अल्कोहल। ये है आपका इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। और इस इथाइल अल्कोहल में आपको डालने के लिए बोला है K2Cr2O7। ठीक है, इसी में आपको डालने के लिए बोला है डाइल्यूट H2SO4, और वो आपको बोल रहा है कि इससे डायरेक्टली क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखना ज़रा ध्यान से, K2Cr2O7 या तो फिर डाइल्यूट H2SO4, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का। अब देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो डायरेक्टली अल्कोहल को काय में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। इतना याद रखना है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आधे लोग बोलेंगे मैम ये क्या बस ये 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है कि और भी इसके अलावा कोई है, तो हमको बता दो। तो अभी पेपर में K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 आए, बट क्या पता बोर्ड के पेपर में डाइल्यूट HNO3 भी आ जाए। तो आपको याद रखना है कि चाहे आपको K2Cr2O7 दिखे, चाहे आपको डाइल्यूट H2SO4 दिखे, चाहे आपको डाइल्यूट HNO3 दिखे ना, डायरेक्टली अल्कोहल को काय में कन्वर्ट करेंगे? एसिड में। सारे के सारे मुझे प्रॉमिस करो कि जब भी आपको पेपर में अल्कोहल दिख जाए, आइदर K2Cr2O7 दिखे या डाइल्यूट HNO3 दिखे या डाइल्यूट H2SO4 दिखे, हमेशा उसको क्या बनाओगे? एसिड बनाना है। देखो क्या एसिड बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होता है? एसिडिक एसिड। अब आप लोग बोलेंगे मैम इथिल अल्कोहल की जगह पे और भी कोई अल्कोहल आ सकता है क्या? आता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इथिल अल्कोहल से ही हम लोग एसिटिक एसिड बनाते हैं, और बहुत सारे अल्कोहल रहते हैं, फिर वो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट रहता है ना, वहाँ पे हम लोग को यील्ड नहीं मिलता उतना। यील्ड मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट लेबोरेटरी में करने के बाद, इसलिए वो रिएक्शंस को यूजुअली हम लोग नहीं करते। तो यही रिएक्शन जो है ना, ये पेपर में आती है डायरेक्टली, बस यही आती है। ऐसा नहीं कि इथेनॉल की जगह और कुछ आएगा। बट हाँ, अभी क्वेश्चन बैंक में K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 आया, बट क्या पता बोर्ड में आपको डाइल्यूट HNO3 आ जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ बस जितना क्वेश्चन बैंक में उतना ही रट्टा मत मारो। जो मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं, वो सब आपको याद रखना है। और हो सके ना तो कहीं पे नोट डाउन करते चलो। एक पेंसिल और पेन हाथ में रखो, जब भी आप यहाँ पे कर रहे हो आपके पास में क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट तो होगा ही ना, या जो भी होगा वहीं पे मेंशन करके रख दो ना। ये भूल जाओ कि मुझे पेपर के वक्त सब कुछ याद रहेगा, जो लोग मेंशन करेंगे ना उन्हीं को पता रहेगा। तो K2Cr2O7 या डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HNO3 डायरेक्टली अल्कोहल को काय में कन्वर्ट करेंगे? एसिड में। ठीक है, चलो तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। अब देखेंगे नेक्स्ट आपको वो बोल रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस फिफ्थ वाला MCQ। फिफ्थ वाला MCQ में बोल रखा है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। जब भी हम लोग टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेते हैं, देखना ज़रा ध्यान से, इसको टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल क्यों कहा गया है? इसमें टोटल कितने कार्बन हैं? 4, इसीलिए इसका नाम है ब्यूटिल अल्कोहल। OH ग्रुप है इसलिए ब्यूटिल अल्कोहल आ गया। टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल, OH मतलब अल्कोहल। अब टर्शरी क्यों आया? क्योंकि वो कार्बन जो OH ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली टोटल 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसका नाम क्या रहेगा? टर्शरी। ये कार्बन जो OH ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली और 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
वो बोल रहा है कि जब इसमें हम लोग हॉट कॉपर डालते हैं तो क्या होता है। पता होना चाहिए कि हॉट कॉपर जो होता है इतना खतरनाक होता है कि वो पानी को निकाल के बाहर कर देता है। हॉट कॉपर करता क्या है, पानी को निकाल के बाहर। तो देखना ज़रा यहाँ पे क्या होगा। ये CH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH2OH लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ पे CH3 था, मैंने इसको कैसे लिखा, CH2H। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH3 CH3। यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड। देखो कैसे होगा, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला। H और OH का मतलब ही क्या होता है, पानी। तो इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका नाम होता है आइसोब्यूटिलीन। आधे लोग सोचेंगे मैम ये कैसे आ गया, तो देखो ज़रा इधर, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। जब भी 4 कार्बन आते हैं तो उसका नाम क्या रहता है, ब्यूटाइल। अब यहाँ पे आपको साथ में डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। डबल बॉन्ड मतलब ही क्या होता है, अल्कीन, इसलिए क्या हो गया, ब्यूटिलीन। एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है, सेम। और जब भी सेम ग्रुप आते हैं तो उसका नाम क्या रहता है, आइसो। फिर से देखना ज़रा, टोटल 4 कार्बन है इसलिए नाम है ब्यूटाइल। एक अल्कीन है इसलिए ईन आया लास्ट में। दोनों ग्रुप सेम है इसलिए क्या आया, आइसोब्यूटाइलिन। गॉट द पॉइंट, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। याद रखना, कहीं पे भी अगर आपको हॉट कॉपर दिख जाए, बहुत ज़्यादा कॉपर, खतरनाक वाला कॉपर मेटल, कॉपर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्या करता है, डायरेक्टली पानी को बाहर, डायरेक्टली पानी को बाहर, पानी को बाहर कर दिया, डबल बॉन्ड ला दिया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट MCQ को, 6th वाले MCQ को देखने का है। देखेंगे इसको भी, रिएक्शन के बिना एक भी MCQ नहीं होने वाला। चलिए अब हम लोग देखेंगे 6th वाले MCQ को। 6th वाले MCQ में बोल रखा है व्हेन फिनॉल, मतलब रिएक्शन बिटवीन हॉट कंसनट्रेटेड HI एंड एनिजोल। सबसे पहले तो हम लोग को एनिजोल का स्ट्रक्चर आना चाहिए कि फिनिल रिंग से जब भी OCH3 ग्रुप अटैच होता है ना, तो इसको हम लोग एनिजोल बोलते हैं। ठीक है, एनिजोल में आपको डालने के लिए बोला है HI, चाहे ये हॉट हो कोल्ड हो उससे क्या लेना देना, हाँ, लेकिन आपको HI डालने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको सबको पता तो चल गया है कि यहाँ पे HI है, मतलब एक तरफ H जाएगा और एक तरफ I जाएगा। वेरी ऑब्वियस, HI है, क्या देगा, H और I। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आपका H जाएगा, यहाँ पे आपका H जाएगा और यहाँ पे आपका आयोडीन जाएगा। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये ऐसा कैसा इनजस्टिस है, अगर मेरी मर्जी हुई कि सपोज़ मैं यहाँ पे H भेज दूँ और यहाँ पे I भेज दूँ तो वैसा नहीं चलेगा क्या, तो ये रिएक्शन में वैसा नहीं चलेगा। जब भी आप पढ़ोगे ना तो ये रिएक्शन को 101% मिलियन टाइम्स इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर दो, क्योंकि ये रिएक्शन में रटने वाला प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये प्रोडक्ट रट्टा ही मारने का है, इसके लिए अपने पास और कोई चारा नहीं है कि ये ऐसा कैसा हो गया। दिस यू हैव टू डू रट्टाफिकेशन गाइज, ठीक है, जस्ट यू नीड टू डू रट्टाफिकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है ना मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में बहुत बार आ चुके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, मुझे लगता है ये इस बार भी आने का चांस है। ठीक है, समझ रहा है। अब आप लोगों को देखो क्या करने का है, यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल प्लस CH3I। समझ रहा है या नहीं, देखो इधर यहाँ पे HI था, HI मतलब ही क्या होता है, एक तरफ जाएगा H, एक तरफ जाएगा I। तो ये ऑक्सीजन के पास में कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन के पास में कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन जा रहा है, आयोडीन। अब आप लोग बोलेंगे मैम अभी तो समझ में आ गया, बट पेपर में हमको कैसे याद रहेगा कि ये वाला हाइड्रोजन इधर ही जाएगा और ये वाला आयोडीन इधर ही जाएगा। तो देखो इधर ज़रा याद रखना मेरी एक बात, हमेशा हमेशा अल्कोहल, हमेशा अल्कोहल मतलब ही OH ग्रुप उसी साइड बनाना, उसी साइड बनाना जहाँ पर कार्बन ज़्यादा हो, जहाँ पर कार्बन बड़े हो। अब याद रखने का तरीका देखो कैसा है, अगर आप बात करते हो अल्कोहल की तो अल्कोहल कौन लेता है, बड़े लोग लेते हैं। अल्कोहल इज़ टेकन बाय बड़े लोग। इन द सेम फैशन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज़ दैट कि आप अल्कोहल हमेशा बड़े वाले साइड में बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल आपके 6 कार्बन है, इसीलिए आप लोगों ने अल्कोहल इस साइड में बनाया। अब यहाँ पे एक ही कार्बन था, इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या बनाया, मिथिल आयोडाइड। समझ रहे हैं आप सबको मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जिस साइड में कार्बन एटम है ज़्यादा, जिस साइड में कार्बन एटम है ज़्यादा
उस साइड में आप लोग क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे कार्बन है ज़्यादा, यहाँ पे कार्बन है ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा और नेक्स्ट वाले साइड में HI बनेगा। प्लीज़ 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 इस रिएक्शन को रट्टा मान लो। और जिनको नहीं समझ रहा है, मैंने आपको अभी बताया अल्कोहल हमेशा बड़े साइड में बनाने का, क्योंकि अल्कोहल इज़ टेकन बाय बड़े लोग, है ना। इन द सेम फैशन आपको याद रखना है कि अल्कोहल हमेशा बड़े वाले साइड में ही बनाने का। जिस साइड में कार्बन आइटम है ज़्यादा उसी साइड में आप लोग क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। और सेकंड वाले साइड में क्या बनेगा? CH3I। लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो क्या होता है ना, आपको बोला गया है प्रोडक्ट में रिएक्शन का नाम दे रखा है, मतलब प्रोडक्ट के नाम। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसको फिनॉल बोलते हैं और इसको मिथिल आयोडाइड बोलते हैं। ये रिएक्शन को पूछने का सबसे बड़ा मेन मीनिंग ये है, ये तो कोई बच्चा भी कर देगा H और I जोड़ना, बट कहाँ पे अल्कोहल बनाना है और कहाँ पे आयोडीन बनाना है ना, वो दिमाग लगता है। उसके लिए ये मेरा सेंटेंस बस याद रखो, दिस सेंटेंस इज डिज़ाइन बाय अंकिता। मतलब मैंने ये सेंटेंस को डिज़ाइन किया है कि अल्कोहल इज़ टेकन बाय हमेशा बड़े लोग। इन द सेम फैशन यू हैव टू रिमेंबर कि अल्कोहल में OH ग्रुप आप उसी साइड में लगाएंगे, अल्कोहल उसी साइड में बनाएंगे जिस साइड में कार्बन आइटम कैसे है? ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल बना। डन गाइस। चलिए देखेंगे हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 7th MCQ को। 7th MCQ में आपको बोल रखा है कि आपको फिनॉल दे रखा है, फिनॉल दे रखा है क्वेश्चन में, और वो आपको बोल रहा है कि फिनॉल से बनाओ 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। उसने आपको बोला 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाओ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, 2 4 और 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये आपको बनाने का है। अब ये आपको कैसे बनाने का है ये हम लोग को देखना है। इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये आपको इस फिनॉल से बनाने का है। तो कैसे बनाएंगे? आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब भी हम लोग इस रिएक्शन में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालते हैं तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ही डालना है? तो ये देखो ना, अपना लॉजिक लगाओ। आपको लगाना क्या है? आपको लगाना ब्रोमीन है। सोचने की बात है। अगर बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? इन द सेम फैशन आई जस्ट मीन टू से कि अगर ब्रोमीन वाटर लेंगे ही नहीं तो ब्रोमीन कहाँ से आएगा? समझा या नहीं? मतलब यहाँ पे आपका फिनॉल था, यहाँ पे आपको ब्रोमीन चाहिए थे। अब ब्रोमीन अगर चाहिए तो क्या जादू से आ जाएंगे कि भाई ब्रोमीन आ जा और आ जाएगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको ब्रोमीन लेना पड़ेगा ना, तभी तो ब्रोमीन आएगा। समझा या नहीं? तो यहाँ पे आपको क्या लेने का है? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नहीं हो सकता क्या? वो तो CaCl4 में भी है, तो ये रिएक्शन में ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर आपको बोल रखा है मैम KBr तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि KBr में एक ही ब्रोमीन है और अपन लोगों को टोटल कितने ब्रोमीन चाहिए? 3। तो KBr वाला आंसर कैंसिल हो गया। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये होता ही नहीं है रिएक्शन। अब नेक्स्ट आपको बोल रखा है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2, कि ये भी तो हो सकता है ना मैम, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो और पैरा दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए तो आपको ब्रोमीन वाटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो होता है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप लोग खुद ही सोचो, थोड़ा ध्यान देना। KBr क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके पास एक ही ब्रोमीन है, तो पॉसिबल नहीं है, अपन को 3 चाहिए। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। फिर आप लोगों ने सोचा ब्रोमीन इन CS2 और ब्रोमीन इन वाटर, लेकिन आपको एक ही कंपाउंड में 3-3 ब्रोमीन चाहिए। मतलब आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग हो, तभी जाके वो 3-3 ब्रोमीन दे सकेगा। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये थोड़ी सी वीक है। ये ब्रोमीन देता है, नो डाउट ये ब्रोमीन देता है, बट ये थोड़ा सा कमज़ोर है, बेचारा वीक है। इतने सारे ब्रोमीन एक समय पे थोड़ी देगा। लेकिन जो ब्रोमीन वाटर है ना, ये खतरनाक वाला पावरफुल है। ब्रोमीन वाटर इज़ खतरनाक पावरफुल। एक समय पे वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि 3-3 ब्रोमीन दे सके। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। चलिए लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। आई होप आपको इतना तो समझ गया है कि MCQ में भी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो रहेगी। सेकंड पार्ट आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि अगर मैं MCQ को जस्ट डायरेक्टली बताई थी कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, रट्टा मार लो, कितना रट्टा मारेंगे भाई? इसलिए उससे अच्छा रिएक्शन को समझ लो।
तो आई होप मैंने आपको बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट तरीके समझाने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, तो हो सके तो बस फटाफट रिएक्शन देने की, ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है कि पूरा कहानी लिख रहे हैं कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शन कंडीशन तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ऐसे कुछ वहाँ पे कहानी नहीं लिखना है भाई। क्वेश्चन का मार्क तो देखो 1 ही मार्क है, क्वेश्चन के मार्क को देख के अपना आंसर का लेंथ डिसाइड करने का। दिस इज अप्लीकेबल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो बोथ। आई डोंट नो फॉर मैथ्स, राइट। चलिए अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स। पहला क्वेश्चन बोल रखा है वाई डू फिनॉल गिव डीप कलरेशन विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। मतलब उसने आपको बोला ये है कि जब भी आप फिनॉल लेते हो, सपोज आपने फिनॉल को लिया है, तो फिनॉल जो होता है वो आपको डीप कलरेशन क्यों देता है विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। उसने आपको ये दोनों दे रखा है कि फिनॉल जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपको डीप कलर क्यों मिलता है, वो ये वाली चीज़ पूछना चाहता है। तो देखना ज़रा ध्यान से यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आप सबको H दिख रहा है और यहाँ पे आप सबको Cl भी दिख रहा है। तो सबसे पहले जब H और Cl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते तो हमेशा क्या बनाते हैं, HCl। अब आधे लोग सोचेंगे मैम यहाँ पे तो एक ही H है, यहाँ पे तो 3 Cl है, तो फिर ये रिएक्शन ऐसी कैसे हो गई। तो देखना ज़रा यहाँ पे, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H भी 3 हो गए, Cl भी 3 हो गए और बनेगा क्या, 3HCl। हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले क्या बाहर निकलने वाला है ना उसको बाहर कर दो, जो बच गया उसको जोड़ दो। जिसको ये टेक्निक आ गई ना उसको ऑर्गेनिक सबसे ईजी लगेगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी करने की। तो कहना मुझे बस यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारे रिएक्शंस आने चाहिए तो बस एक ही चीज़ फिट कर लो। सबसे पहले जो बन के बाहर निकलने वाला है ना उसको बाहर करो। जैसे मैंने देखो सबसे पहले H और Cl को बाहर कर दिया। जो काम का नहीं रहता ना, जो फालतू रहता है उसको पहले बाहर कर देने का, फिर जो बच गया उसको जोड़ देंगे। तो क्या बचा भाई, देखो इधर ज़रा क्या बचा आपका यहाँ पे बचा आयरन, साथ ही साथ यहाँ पे बचा O और यहाँ पे आपका बचा फिनिल रिंग। ठीक है, अब ये जो है 3 टाइम्स आ रहे हैं। इसका कलर कैसा होता है, डीप कलर। थोड़ा इधर देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे था H, यहाँ पे था Cl, HCl बन के बाहर निकल गया। 3 H थे, 3 Cl थे, 3 HCl बाहर निकल गए। सबसे पहले फालतू चीज़ों को बाहर कर दो। अब बचा क्या, आयरन बचा और फिनिल रिंग और O बचा। तो आयरन बचा, फिनिल रिंग और O बचा, फिनिल रिंग और O। अब आधे लोग सोचेंगे मैम सब समझ गए, यहाँ पे 3 क्यों लिखा। तो देखो ज़रा, आयरन जो है वो कितने के साथ में अटैच था, 3 के साथ में, इसलिए अभी भी हम लोगों ने आयरन को कितने के साथ अटैच किया, 3 के साथ। ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर नहीं दिखाया तो मार्क नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वो आपको बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग, मतलब जो भी आपको अल्कोहल के टाइप्स दे रखे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में एक्सप्लेन करो। देखेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे आपको दे रखा है CH3OH, फिर आपको दे रखा है CH3 CH2OH, फिर आपको दे रखा है CH3 CH3OH, फिर आपको दे रखा है CH3 CH3 और OH। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देखना, आपको बताना है कि अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो हम लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते। आधे लोग सोचेंगे मैम हाँ मैं बता सकता हूँ, ऐसे होगा। ऐसे देख के आप लोग अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत कम एसिडिक है, ये हम लोग कैसे बताते हैं। एसिड हमेशा आपको कौन सा आयन देता है, एसिड आपको हमेशा H+ आयन देता है, पता है ना। एसिड हम लोगों को हमेशा H+ आयन देता है। यहाँ पे आपको पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पूछ रखा है अल्कोहल का, मतलब यहाँ पे आपको कौन सा वाला आयन बाहर निकालना पड़ेगा, H+ आयन। हर जगह से आप लोग H+ आयन को बाहर निकालेंगे, हर जगह से। यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3O-, क्योंकि यहाँ से भी H को निकाल दिया। यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2O-, यहाँ से भी H को निकाल दिया। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3O-, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और O-। अब आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कौन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो यार आपको देखना है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच रहेगा ना, आप उसी को बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इसी को, यहाँ पे इसको,
यहाँ पे इसको जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच रहेगा आप उसी को बाहर करोगे। समझ में आ गया इतना। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ही आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे टोटल 3 मिथिल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे टोटल 3 मिथिल ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो 3 मिथिल ग्रुप है ना, ये नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, जिसके वजह से ये वाला अल्कोहल जो रहेगा आपका, ये वाला अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। फिर ये तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपका एक ही मिथिल ग्रुप है तो कम डीस्टेबलाइजेशन है। यहाँ पे आपके 2 अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा यहाँ पे तो 2 मिथिल ग्रुप आ गए और यहाँ पे तो और 3 मिथिल ग्रुप आ गए। तो अगर नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप ज़्यादा है तो डीस्टेबलाइजेशन भी ज़्यादा रहेगा। अगर डीस्टेबलाइजेशन ज़्यादा रहेगा मतलब ही क्या रहेगा, स्टेबिलिटी कम रहेगी। इसलिए ये वाला अल्कोहल सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक रहेगा और ये वाला अल्कोहल कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो कभी भी अगर आपको अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का है तो हमेशा आपको वहाँ से H+ आयन को रिमूव करना है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा हम लोग H+ आयन को देख के ही करते हैं। चलिए देखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। राइट द IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल। देखते हैं इसको, लो इसका स्क्रीनशॉट। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल। सबसे पहले तो बात हमको पता होना चाहिए कि क्रोटोनिल अल्कोहल क्या होता है। ये होता है भाई आपका क्रोटोनिल अल्कोहल। तो अगर मुझे इसको IUPAC के टर्म्स में लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। आधे लोग सोचेंगे यहीं से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से हम लोग नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। अब देखना ज़रा यहाँ पे क्या होगा, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन्स, इसलिए यहाँ पे ब्यूटाइल तो आएगा, ब्यूट तो आएगा ना, क्योंकि 4 कार्बन है। फिर आप लोगों ने क्या देखा कि सेकेंड पोजीशन पे आपका अल्कीन है, इसलिए क्या आएगा 2 इन। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है इसलिए ओल। तो 4 कार्बन थे इसलिए मैंने यहाँ पे ब्यूट लगाया। सेकेंड पोजीशन पे अल्कीन था इसलिए 2 इन आया, और फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है इसलिए 1 ऑल आया। ठीक है, चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने का है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन। आपको यहाँ पे प्रोपीन दे रखा है। देखो प्रोपीन कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपीन है। आपको बोल रखा है कि इसका आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है। अब जो भी आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है वो B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 के प्रेजेंस में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे आप सबको H2O2 दिख रहा है और सबको पता होता है कि H2O2 मतलब ही क्या होता है, परोक्साइड। और कहीं पे भी अगर परोक्साइड आ जाए तो परोक्साइड का मतलब ही क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बस इतना पता होना चाहिए कि परोक्साइड जो होता है मतलब जो भी आपका H2O2 है उसी का मतलब क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। देखना ज़रा यहाँ पे CH3 CH CH2। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये डबल बॉन्ड है, मतलब एडिशन तो यहीं पे होने वाला है। एक तरफ आपको मिलेगा H और एक तरफ आपको मिलेगा OH। अब यहाँ पे आपको कौन सा रूल यूज़ करना है, यहाँ पे H2O2 आ रहा है। बचपन में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि H2O2 जब होता है उसी को परोक्साइड बोलते हैं। परोक्साइड का मतलब ही कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, सुनो, आप लोग वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो। जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं, ध्यान से सुनना, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अब इन दोनों में से हाइड्रोजन कम कहाँ पर है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है, कम, इसलिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को ऐड करूँगी। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं OH को ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप थे HOH। यहाँ पे हाइड्रोजन कम थे इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहते हैं वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ये दोनों में से एडिशन तो यहीं पे होगा, डबल बॉन्ड यहीं पे, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट गाइस। ठीक है, इसका नाम क्या रहता है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो
तो इसी का नाम रहता है प्रोपेन, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोपेन 1 ऑल। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5th वाले क्वेश्चन को, राइट द रिएक्शन टू गेट एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। वो आपको बोल रहा है कि ऐसे रिएक्शन बताओ जिसमें हम लोग एस्पिरिन को बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड से। इस क्वेश्चन को टिक मार्क करो, मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट लिखो वहाँ पे। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर लास्ट 15 ईयर्स में 10 बार पूछा जा चुका है कि बताओ बताओ एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। लास्ट 6 to 7 ईयर्स में हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और वो 2 मार्क के लिए आता है। कभी कभी रिएक्शन भी पूछी जाती है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिक मार्क करो इसको, देखेंगे हम लोग इसको। फिर आगे आप लोगों ने 5th वाले क्वेश्चन में जो देखा वो यहाँ पे ये है, टू गेट द एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सबको पता है कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। सैलिसिलिक एसिड का मतलब ही होता है OH और COOH, यही होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। एक तो आप इसको ऐसे लिखो या तो आप इसको ऐसे लिखो, कहीं से भी चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब सैलिसिलिक एसिड से आपको बनाने का है एस्पिरिन, तो हमें पता होना चाहिए कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो गाइस आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए अपने पास और कोई चारा नहीं है। कंसेप्ट प्लस रट्टा इक्वल्स टू गुड मार्क्स। कंसेप्ट भी आना चाहिए और रट्टा मारने की एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके ऑर्गेनिक पेपर में आता है, अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहेगा COOH और यहाँ पे रहेगा O, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम रहता है एस्पिरिन। अब आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा। हाँ वो बात सही है, आप बोल रहे हो कि 10 साल से प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसकी तारीफ सुनो एस्पिरिन की। एस्पिरिन बोलता है भाई सब लोग ध्यान से सुनो, मैं 10 साल से पेपर में हर साल अपने स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। हर साल पेपर में आता हूँ 2 मार्क के लिए, और सब लोग मेरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कभी कभी रिएक्शन के फॉर्म में भी आता हूँ। मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना डिफ़िकल्ट है, बट आप सबको याद तो रखना ही पड़ेगा अगर 2 मार्क चाहिए तो। अब देखो इसकी पोएम सुन ली, अब सुनो मेरी पोएम। ये है ए मतलब ही क्या होता है एसिटिल, एस मतलब ही क्या होता है सैलिसिलिक, और लास्ट में क्या रहेगा एसिड। तो अगर आपको एग्जामिनर ने एस्पिरिन दिया तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अंकिता ने देखो क्या ट्रिक निकाली आपके लिए। ए फॉर एसिटिल, एस फॉर सैलिसिलिक और एसिड। तो एस्पिरिन को ही एक और नाम से क्या बोला जाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगर आपको ये पता चल जाए एसिटिल और सैलिसिलिक एसिड तो आप लोग आराम से वाला डायग्राम निकाल सकते हैं। क्या करने का है देखो, मैंने क्या टेक्निक निकाला है आपके लिए याद रखने के लिए। दिस इज अंकिता's टेक्निक स्पेशली। एस्पिरिन का नाम क्या है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, बट मुझे कैसे याद रहेगा इसका स्ट्रक्चर। तो ए फॉर एसिटिल, एस फॉर सैलिसिलिक, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। सो यू लाइक द टेक्निक। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है कि ये हुआ आपका एसिटिल ग्रुप और ये हुआ आपका सैलिसिलिक एसिड ग्रुप। अब आप लोग खुद ही सोचो आपको इसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर में आप लोग डालेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम आपका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड, और तभी जाके आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था फालतू चीज़ों को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से H निकाला और यहाँ से हम लोगों ने ये वाला ग्रुप निकाला। तो देखो क्या बनने वाला है। सबसे पहले फालतू प्रोडक्ट को निकाल लो, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये वाला H। ये फालतू प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, CH3, C डबल बॉन्ड O और H निकल गए फालतू प्रोडक्ट बाहर। अब बचा क्या, ये वाली चीज़ बची थी, ऑक्सीजन बचा था और ये वाला ग्रुप बचा था C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से देखो ये वाली चीज़ बची थी, इसमें ऑक्सीजन था और ये वाला ग्रुप बचा था, ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे ऑक्सीजन तक के इतना प्रोडक्ट ग्रुप बचा था। तो ये ऑक्सीजन से कौन ज्वाइन हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। ये ऑक्सीजन से कौन ज्वाइन हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन ये प्रोडक्ट बनाए वही सकता है जो पहले छोटे मोटे प्रोडक्ट मतलब ही फालतू प्रोडक्ट को बाहर कर दे। कर दिया फालतू प्रोडक्ट को बाहर, लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अभी MCQ में बता चुकी हूँ, अभी फिर से ये वाला क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं इसको भी एक बार। ज़रा ध्यान देना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी। ये हम लोग 6th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको बोल रखा है, यहाँ पे आपको एनिजोल दे रखा है, इसका नाम क्या होता है एनिजोल। एनिजोल में आपको उसने HI डालने के लिए बोला है। अब आधे लोग फिर से सोचते बैठेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट मैंने आपको अभी MCQ पढ़ाते वक्त बताया था कि हमेशा अल्कोहल उसी साइड बनाना जिस साइड में क्या रहता है
जिस साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल हमेशा बड़े लोग लेते हैं। इसका मतलब अल्कोहल आपको हमेशा उसी साइड में बनाना है जिस साइड में कार्बन आइटम कैसे है बड़े, जिस साइड में कार्बन आइटम कैसे है ज़्यादा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है। देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन बैंक में आया है, मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद कर लो यार, याद कर लो अगर 3 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे आपके टोटल 6 कार्बन आइटम है, इसलिए आप लोग अल्कोहल बड़े साइड में बनाएंगे। अल्कोहल हमेशा बड़े साइड में ही बनाने का, याद आ गया ना ट्रिक। बचा क्या, बचा CH3 और यहाँ पे आएगा I, क्योंकि HI में 2 चीज़ें होती है, एक होता है I और एक होता है H। H यहाँ पे लगा दिया, I यहाँ पे लगा दिया। फिर नेक्स्ट आपको बोल रखा है 7th क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन ईथर्स, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को जब आप लोग ईथर्स में डालते हो तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है। देखेंगे इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन में बोल रखा है डाई इथिल ईथर लिया है हम लोगों ने, डाई इथिल ईथर। इसका नाम डाई इथिल ईथर कैसे ज़रा देखना, ये एक इथिल है, ये एक इथिल है, 2 बार इथिल को हम लोग ये क्या बोलेंगे, डाई इथिल। और जब भी ऑक्सीजन ग्रुप आता है उसको क्या बोलते हैं, ईथर। डाई इथिल ईथर में आपको ऑक्सीजन डालने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें हम लोग यहाँ पे एयर भी बोलते हैं, क्योंकि एयर हम लोग को ऑक्सीजन एयर से मिलता है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे CH2 है तो हम लोग इसको CH और H भी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, CH2 को CH और H के फॉर्म में लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको यहाँ से काटेंगे। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, देखना ज़रा ध्यान से, CH3 CHO CH2 CH3। देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे आपका आएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो एज इट इज़ था वो एज इट इज़ था। कुछ भी नहीं करना है, एयर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़ थी। यहाँ पे CH2 को मैंने कैसा लिखा, CH और H, इसको बीच में से काटा और बीच में किसको घुसा दिया, बीच में किसको लगा दिया, ऑक्सीजन को लगा दिया। आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन को लगाना है। अरे भाई यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है ना, किसको लगाएंगे, ऑक्सीजन को लगाएंगे। समझा या नहीं। इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम आपका रहता है हाइड्रो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ऑफ डाई इथिल ईथर। नाम भी लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम नहीं लिखा तो आधा मार्क कट जाएगा। पेरोक्साइड ऑफ डाई इथिल ईथर। अब आधे लोग सोचेंगे हमको कैसे पता चलेंगे, नहीं तो जाओ प्रैक्टिस करो रिएक्शंस को, रिएक्शन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगी। इतना कोई भी होशियार नहीं होता है कि फटाफट सारे रिएक्शन एक्सप्लेन कर दे। उसने भी बहुत पहले प्रैक्टिस की होगी अपने स्टडीज़ करते वक्त, इसीलिए वो फ्लुएंटली कर पाता है। आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ आपको देखने को मिल रहे रिएक्शंस, नोट्स मिलेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लो। बार बार हर वीडियो में बताती हूँ, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मेरे नोट्स, PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स का। वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो, उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट में पढ़ने का अलग ही मज़ा है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे इसको काटा और 2 ऑक्सीजन को लगा दिया। ठीक है, चलो देखेंगे गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए देखेंगे 8 वाले क्वेश्चन को। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये वीडियो कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन आपको याद रखना है अगर ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, ज़्यादा टाइम देके। चलिए देखेंगे 8 वाले क्वेश्चन को कि 8 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। 8 वाले क्वेश्चन में बोला है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन शो व्हाट हैपेंस व्हेन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। तो आपको यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड लेने के लिए बोला है। तो क्यूमीन मतलब ही क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन का ही मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। और यहाँ पे आपको हाइड्रोपेरोक्साइड लेने के लिए बोला है, इसी का नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अभी तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आया, बट आपको इसको एक और नाम से पूछा जा सकता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन पेरोक्साइड। जो लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देख रहे हैं, मैं उनको गारंटी देती, मैं उनको वो हर एक पॉइंट बताऊंगी जो पेपर में आ सकता है, बट उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। अब सुनो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आया है, क्या पता स्टेट बोर्ड में आइसोप्रोपिल बेंजीन पेरोक्साइड आ जाए। अब जिनको ये पता ही नहीं रहेगा कि इसको एक और नाम होता है, वो कैसे याद रखेंगे। तो आधे लोग सोचेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन कहाँ से आ गया, ये बेंजीन रिंग है भाई, बेंजीन रिंग है। ठीक है, OH को पेरोक्साइड बोलते, हाँ बोलते। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, इसलिए प्रोपिल आया। बट ये दोनों CH3 ग्रुप कैसे है, सेम। और जब भी सेम ग्रुप आते हैं तो नाम क्या लिखते हैं,
आइसो, समझा या नहीं? चलो ये तो हो गया। उसने आपको बोला है कि बताओ इससे आप लोग जब भी इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है। उसने आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे पूछी है। ज़रा देखना है यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले और सबसे काम की चीज़, यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ से बस ये वाला पार्ट आपका बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा क्योंकि फालतू पार्ट है। मैंने पहले ही बताया था कोई भी रिएक्शन को ऑर्गेनिक में करने का बस एक ही रूल है, फालतू छोटे मोटे प्रोडक्ट को पहले ही बाहर कर दो ना, फिर प्रोडक्ट जोड़ लो, बन जाएगा। क्या करेंगे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन को आपने पहले ही बाहर निकाल दिया। ये कैसा प्रोडक्ट है, एकदम फालतू है, कुछ भी नहीं किया। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। अब क्या बचा देखो ज़रा, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग बचा, मतलब ये फिनिल रिंग बचा, ठीक है। यहाँ पे आपका OH बचा, क्या नाम है इसका, फिनॉल। क्या करने का है फिर से देखो, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले फालतू प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन को बाहर कर दिया। अब बचा क्या, ये बचा था, ये बचा था, और साथ ही साथ ये OH बचा था, तो इसको OH से जोड़ दिया, इसको OH से जोड़ दिया, और प्रोडक्ट क्या बन गया, फिनॉल बन गया। साथ ही साथ चलो ठीक है, वेरी नाइस। अब हम लोग देखेंगे, येस गाइस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ड्रॉ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, देखेंगे इसको। अब आधे लोग सोचेंगे मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मस्त निकालते आती है, लेकिन यही नहीं पता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रा मतलब क्या होता है और इंटर मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होता है और इंटर मतलब क्या होता है। और मुझे कैसे याद रहेगा कि इंटर मतलब क्या होता है और इंटर मतलब क्या होता है, वो तो पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, बट ये भी तो आना चाहिए ना। तो सुनो, आप लोगों ने बचपन से स्कूल में अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स किए, वो कॉम्पिटिशन का नाम क्या था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, येस और नो। बचपन से बहुत सारे स्कूल्स में कंपटीशन किए होंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता था, क्या एक ही स्कूल पार्टिसिपेट करती थी या बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट करती थी। इंटर स्कूल कंपटीशन में यस गाइस बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट करती थी, मतलब वो जो कंपटीशन होता था वो अलग अलग स्कूल के बीच में होता था। यू एग्री विद दिस? इन द सेम फैशन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नाम ही है इंटर। अभी मैंने बताया इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता था, अलग अलग स्कूल पार्टिसिपेट करती थी ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब इंटर समझ में आ गया, तो इंटर में क्या रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, इसीलिए उसका नाम क्या रहेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो गाइस यू गॉट द पॉइंट। इंटर में अलग अलग स्कूल पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा, और इंट्रा में क्या रहेगा, इंटर का उल्टा, एक ही के अंदर। लो स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को। अब आपको उसने बोला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर आपको दिखानी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है आपका 9th वाला क्वेश्चन। ज़रा देखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये है आपका OH ग्रुप, ये है आपका फिनॉल का ग्रुप, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे है आपका नाइट्रो ग्रुप। अब आधे लोग बोलेंगे मैम नोट्स में तो ये इधर है ये इधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ऑर्थो पोजीशन पे है, चाहे ये इधर हो ये इधर हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखने से पूरे मार्क मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको बताना है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हो रही है। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते, जब दो अलग अलग स्कूल पार्टिसिपेट करती, तो उसका नाम इंटर होता है। यहाँ पे ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हो रहा है, इसलिए नाम क्या रहेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए नाम क्या रहेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों रहेगा, क्योंकि एक ही तो मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया ना। चलिए प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, नाउ वी विल मूव टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन, जो आपका टाइप 1 का है और जो 2 मार्क्स का होता है।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 कैरिंग 2 मार्क्स। लेट्स लुक इनटू दिस गाइस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपका रहेगा टाइप 1 और यहाँ पे आपके रहेंगे टोटल 2 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन पेंट 3-in-1L। ठीक है, देखो इसका नाम ही है पेंट 3-in और 1L। ठीक है, पेंट मतलब कितना होता है, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको क्या बोला है, थर्ड पोजीशन पे लगाया है अल्कीन, 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे किसको लगाया, अल्कीन, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे इन बोला गया है। और 1 पोजीशन पे क्या लगाया गया है, एल। अब आधे लोग सोचेंगे ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये तो ओल होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एल मतलब अल्डेहाइड होता है, याद रखना है। एल मतलब क्या होता है, अल्डेहाइड। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप है, अल्डेहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम आपका रहता है पेंट 3-in-1L। ठीक है, चलो अब आपको इसमें बोला गया है कि पहले H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni डालो, और सेकंड में आपको बोला गया इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, कहना मुझे ये है, ये H2Ni बेचारा कैसा है, छोटा सा है, छोटा सा है बेचारा H2Ni। LiAlH4 कैसा है, खूब ज़्यादा मोटा है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni तो बेचारा छोटा सा है, लेकिन LiAlH4 कैसा है, बहुत ज़्यादा मोटा है। अब आप ही लोग मुझे बताना, अगर मुझे रिडक्शन करवाने का है ना, तो LiAlH4 छोटा सा है बेचारा, इसका भी जाके रिडक्शन कर देगा, इसका भी जाके रिडक्शन कर देगा, क्योंकि वो छोटा सा है। छोटे लोग कहीं पे भी इजीली घुस जाते, इजीली घुस जाएंगे, पतला है बेचारा, छोटा सा है। तो यहाँ पे भी घुस के इसका भी रिडक्शन कर देगा, यहाँ पे भी घुस के इसका भी रिडक्शन कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। ये ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला। देखो इधर, ये क्योंकि ये ट्रिक है ना, ये भी ट्रिक इज़ डिज़ाइन बाय अंकिता। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, छोटा और मोटा वाली, ये ट्रिक भी मैंने डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे ये है आपका CH3, ये है आपका CH2, CH2OH। मतलब कहना मुझे ये है कि आपने इसका भी रिडक्शन करवाया, इसका भी रिडक्शन कराया, और आपने इसका भी रिडक्शन करवाया, आपने इसका भी रिडक्शन करवाया। यहाँ पे आपका देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ चले गया, तो इस डबल बॉन्ड का मैंने क्या करवाया है, रिडक्शन करवाया है, इसलिए ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला अल्डेहाइड का डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब आधे लोग सोचेंगे मैम चलो ये तो समझ गया, लेकिन मुझे कैसे पता रहेगा कि ये दोनों रिड्यूस होंगे या एक ही रिड्यूस होगा। तो मैंने अभी बताया, मैंने अपनी अंकिता वाली टेक्निक बताई आपको। H2Ni बेचारा कैसा है, छोटा सा है। अब छोटा सा है तो यहाँ पे जाके इसका भी कर देगा, इजीली कहीं पे भी घुस सकता है, यहाँ पे जाके इसका भी कर देगा। अब सुनो, अगर ये आपके घर का दरवाज़ा है, अगर ये घर का गेट है, अब LiAlH4 कैसा है, बहुत ज़्यादा मोटा है। अब बहुत ज़्यादा मोटा होने के वजह से आप ही लोग मुझे बताना, क्या वो घर के अंदर बेडरूम तक घुस पाएगा, नहीं, क्योंकि बहुत मोटा है बेचारा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। लेकिन हाँ, वो इसका रिडक्शन ज़रूर करवाएगा, इसका रिडक्शन वो ज़रूर करवाएगा CH2OH में। मतलब अगर कहीं पे भी आपको H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni दिख जाए तो वो कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। छोटे लोग कहीं पे भी घुस सकते, घुस के इसका भी करा दिया, इसका भी करा दिया। बट LiAlH4 कैसा है, अंकिता टेक्निक क्या कहती है, बहुत ज़्यादा मोटा है। अब मोटे लोग बेडरूम तक घुस पाएंगे क्या, नहीं घुस पाएंगे बेचारे, हॉल में घुसेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, काम खत्म। इसको कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि घुस ही नहीं पाएंगे, इतने मोटे हैं। दिख रहा है ना वो LiAlH4 इतना मोटा है। लो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है, इसको मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग रिएक्शन के थ्रू कैसे फिनॉल को बनाएंगे, चलिए देखेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए बेंजीन है और यहाँ पे SO3H ग्रुप आ गया, इसलिए इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन लोग डालेंगे NaOH। तो NaOH डालने से क्या होगा, आप सबको पता है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया कि हम लोग करते क्या है। हम लोग सबसे पहले फालतू प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ पे OH दिख रहा है, सबसे पहले अपन किसको बाहर करेंगे,
फालतू प्रोडक्ट को, जो कि है पानी। H और OH को बाहर कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे SO3 एज इट इज़ था, ये माइनस में था और Na प्लस में था। अब आधे लोग सोचेंगे ये कैसे हो गया। देखो ज़रा इधर, यहाँ पे था H, यहाँ पे था OH। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मास्टर बनने का है, आपको ऐसा लगता है कि आपके सभी रिएक्शन सही होने चाहिए, तो फालतू प्रोडक्ट छोटे मोटे को पहले बाहर कर दो। मेरा टेक्निक है, मेरी स्ट्रैटेजी है। मैंने H और OH को पहले बाहर कर दिया पानी के फॉर्म में। अब बचा क्या था, SO3 बचा था और Na बचा था, इनको ज्वाइन कर दिया। डन। फिर इसके अंदर में अपन डालेंगे NaOH को। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ज़रा देखना। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है O माइनस Na+। अब लास्ट में क्या होगा, आपको यहाँ से फिनॉल बनाने का है। और आप सबको पता है कि जब भी हम लोग को यहाँ पे फिनॉल बनाना है, मतलब यहाँ पे हम लोग को बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हम लोग को ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो यहाँ पे आपको H दे दे और यहाँ पे आपको OH दे दे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो यहाँ पे आपको H दे दे और यहाँ पे आपको Cl दे दे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको फिनॉल बनाना है। मतलब जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, तभी जाके तो फिनॉल बनेगा ना। और क्या होगा, क्या नाइट्रोजन बोलेगा भाई नाइट्रोजन भाई सोडियम निकल जा, तो वो निकल जाएगा क्या? नहीं, उसको क्लोरीन का लालच दिखाना पड़ेगा। देख तेरी फ्रेंडशिप क्लोरीन के साथ होने वाली, अब तो निकल जा। तब बोलेगा हाँ भाई ठीक है, क्लोरीन तो मेरा फेवरेट फ्रेंड है, क्लोरीन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्लोरीन को देख के वो वैसे ही निकल जाएगा, अदरवाइज़ वो निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसको क्लोरीन का लालच दिया ना, तो अपने आप बाहर निकल जाएगा क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ पे O के पास में कौन आएगा? H। मतलब आपको यहाँ पे लेना क्या पड़ेगा, एक साइड H चाहिए, एक साइड Cl चाहिए। मतलब क्या लेना पड़ेगा यार, डाइल्यूट HCl लेना पड़ेगा यार। समझा या नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे अपने कोल्बे रिएक्शन को। देखते हैं कोल्बे रिएक्शन को। थर्ड इज योर कोल्बे रिएक्शन। भले मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया हो, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ, क्वेश्चन बैंक ऐसा पढ़ाऊंगी ना, पेपर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, आई हैव सो मच ट्रिक्स टू टेल यू रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। चलिए देखेंगे हम लोग कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में आपको क्या करने का है ना, आपको सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन में O माइनस Na+ को लेना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आप यहाँ पे डालेंगे CO2 को। तो CO2 को डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपका OH बन जाएगा और यहाँ पे COO माइनस Na+ बनेगा। मतलब होने वाला क्या है देखना ज़रा ध्यान से। होने वाला यहाँ पे ये है कि ये वाला जो ये है ना O, इसके पास H जाएगा, ये वाला H, ये वाला H इसके पास जाता है और यहाँ पे OH बन जाता है, और ये वाला Na इस COO के पास जाता है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये CO कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे CO2 लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा COO, CO2, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे आगे में क्या होता है। आगे में आप लोग यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखोगे कि आपको इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, OH COOH प्लस NaOH। अब आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखो ज़रा यहाँ पे H3O प्लस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है H और एक होता है OH। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ से काटेंगे तो इस साइड में जाएगा आपका H, इस साइड में जाएगा आपका OH। H यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या बन गया COOH, यहाँ पे OH गया तो यहाँ पे क्या बन गया NaOH। गॉट द पॉइंट गाइस। एंड दिस इज़ योर सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है, सैलिसिलिक एसिड। आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता, थोड़ा सा याद करो, दिमाग जड़ाओ, बल्ब जड़ाओ। मैंने बताया था कि एस्पिरिन में भी तो सैलिसिलिक एसिड आया था ना, वही तो सैलिसिलिक एसिड है। ये करने का क्या है, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लेंगे, COO लेंगे। आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे कैसे याद रहेगा कि इसके अंदर में CO2 लेने का है, तो थोड़ा देखो यार यहाँ पे कि यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनाना है। एसिड में COOH ग्रुप होते हैं, तो COOH कहाँ से आएगा, CO2 तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो CO ग्रुप आएगा ना। इसलिए मैंने CO2 ग्रुप लिया, इसको ऐड किया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना था, H यहाँ पे OH यहाँ पे, बन गया प्रोडक्ट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रखा है नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। आपको फिनॉल दे रखा है और फिनॉल को आपको कन्वर्ट करने का है पिक्रिक एसिड में। पिक्रिक एसिड का मतलब ही क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो ज़रा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। याद रखना है
अभी आपको क्वेश्चन बैंक में पिक्रिक एसिड बोल रखा है। कभी कभी पिक्रिक एसिड को बोर्ड के पेपर में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से भी पूछा जाता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका सेकेंड नेम भी याद रखने का है, सेकेंड नेम भी याद रखना है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम लिखूँ या नहीं लिखूँ। भाई मैंने PDF में लिख दिया है वहाँ पे कि पिक्रिक एसिड को ये भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आपको ये बनाने का है। आधे लोग सोचेंगे मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ इसको, मुझे कैसे पता। तो सुनो रे सुनो, यहाँ पे क्या चाहिए, NO2 चाहिए। सोचो ना, अगर बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। अगर NO2 चाहिए तो डालना भी क्या पड़ेगा, NO2 वाला कंपाउंड, HNO3 + H2SO4। आधे लोग सोचेंगे ये क्या हो गया। सुनो रे सुनो, यहाँ पे आपको NO2 ग्रुप को डालने का था। NO2 ग्रुप क्या यूं ही मिल जाएगा, नहीं ना, NO3 वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा ना, तभी तो NO2 ग्रुप मिलेगा ना। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, कंसनट्रेटेड HNO3 लिया। कंसनट्रेटेड HNO3 क्या देगा, NO2 देगा। बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। चलो ठीक है गाइस, लो इसका स्क्रीनशॉट। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो। 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखना है पिक्रिक एसिड को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। अगर यही नाम याद करके गए ना और पेपर में ये नाम नहीं आया ना, तो भले आपको रिएक्शन आएंगे बट आप ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पिक्रिक एसिड को एक और नाम होता है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिनॉल को कैसे क्या आप लोग कन्वर्ट करेंगे पैराबेंजोक्विनोन में। चलिए देखते हैं इसको। ये फोर्थ वाले का A वाला पार्ट था, अब फोर्थ वाले का आपका B वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बोला गया है कि फोर्थ वाले में B वाले में कि आप फिनॉल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको फिनॉल दे रखा है और पूछा गया है कि फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिनॉल को आपको बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करने का है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये बेंजोक्विनोन कैसी चीज़ है, नाम ही इतना अटपटा सा है। तो सुनो रे सुनो, बेंजोक्विनोन अपने पास हर चीज़ का ट्रिक है, हर चीज़ का ऑर्गेनिक में एक एक रिएक्शन का ट्रिक है मेरे पास। सुनो इधर, ये है बेंजो। बेंजो मतलब ही क्या होगा, जाहिर सी बात है बेंजीन रिंग। कुई मतलब ही क्या रहेगा, दो। और ओन मतलब ही क्या होता है, कीटोन। तो सुनो रे सुनो, बेंज मतलब बेंजीन रिंग, क्वीन मतलब दो, क्या रहेंगे भाई, दो। ओन मतलब ही क्या होता है, कीटोन। तो इसी का नाम क्या रहेगा, बेंजोफिनोन। अब आधे लोग सोचेंगे चलो ये भी समझ गया कि बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर कैसे आता है। समझ गया मैम, समझ गया। बेंजीन रिंग रहेंगी, क्वीन मतलब दो रहेंगे, ओन मतलब कीटोन रहेंगे, सब समझ गया। बट मुझे कैसे पता चलेगा ये बनाने का है। तो सुनो इधर, आपको इसके अंदर में डालना पड़ता है CrO3। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम यही क्यों डालूं, मेरी मर्जी। तो सुनो ना, आपको यहाँ पे चाहिए क्या था, ऑक्सीजन चाहिए थे। अगर बास ही नहीं रहेगा ना तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। अगर ऑक्सीजन वाला कंपाउंड डालेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, समझाया नहीं। इसीलिए तो मुझे इसके अंदर में किसको डालना पड़ा, CrO3 को डालना पड़ा, क्योंकि CrO3 में कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, तभी तो 2 ऑक्सीजन मिलेंगे ना, इसलिए CrO3। बट एक और बात याद रखना है, CrO3 को पेपर में कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, Na2Cr2O7 + H2SO4। याद रखना है। अभी क्वेश्चन बैंक में ये ऐसा आया है, बोर्ड के पेपर में ये ऐसा भी आ सकता है, बट आधे लोग पहचान ही नहीं पाएंगे ये रिएक्शन है। याद रखना, CrO3 कैसे बनेगा, जब ये दोनों एक दूसरे में मिलाते हैं ना तब जाके ये चीज़ बनती है। लो स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लिया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, आपको दे रखा है CH3C++OOH। इसमें डालने के लिए बोला गया है C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। आपको बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और फिर उस प्रोडक्ट में डालने का है H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है H और यहाँ पे है OH। सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग बाहर निकालेंगे पानी को। अब आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि पानी को बाहर निकालना है, तो देखो ज़रा यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि पानी को बाहर निकालने का है। सुनो रे सुनो, एक जगह से H निकालो, एक जगह से OH निकालो, पानी बाहर हो गया, फालतू प्रोडक्ट को बाहर कर दिया। अब जो बचा उसको जोड़ दो, बचा क्या है, ये बचा और ये बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O
C2H5। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है इथिल, मिथिल। और जब भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर। इथिल, मिथिल, ईस्टर। ठीक है, क्या करना है? यहाँ से H और OH फालतू चीज़ों को, पानी को बाहर कर दिया। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको उसने बोला है H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni डालो। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni से क्या होता है ना, ये वाला जो कंपाउंड है ये डायरेक्टली आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या रहता है? इथेनॉल। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे गाइस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एसिटिल क्लोराइड विद इथेनॉल एंड फिनॉल। वो आपको पूछ रहा है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा जब एसिटिल क्लोराइड, इथेनॉल और फिनॉल के साथ में रिएक्शन होगा। ठीक है, देखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर हम बात करते हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो 6th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एसिटिल क्लोराइड है, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड में आपको डालने का है इथेनॉल को, CH3 CH2OH, ये है आपका इथेनॉल। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई है कि फिनॉल में जब आप लोग एसिटिल क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा। फिनॉल में जब एसिटिल क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं और उसने प्रोडक्ट पूछा है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने जा रहे, कुछ भी नहीं। देखो इधर, सबसे पहले हमेशा अपनी अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है? अंकिता स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए बस यही कहती है कि सबसे पहले आलतू फालतू छोटे मोटे प्रोडक्ट को बाहर करो, जो बच गया उसको ज्वाइन कर दो, बन गया प्रोडक्ट। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है H, सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा? HCl। यहाँ पे है H, यहाँ पे है Cl, सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा? आलतू फालतू छोटे मोटे HCl जैसे प्रोडक्ट को बाहर कर दिया। अब बचा क्या, देखना ज़रा, यहाँ पे बचा है CH3, C डबल बॉन्ड, ये पोर्शन था और ये पोर्शन बचा था, तो O CH2 CH3, कुछ भी नहीं किया, H और Cl को बाहर कर दिया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O था और O CH2 CH3 को चिपका दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे भी वैसे ही करना है, HCl को बाहर कर दिया था, तो बचा क्या? देखो क्या बचा, यहाँ पे था ऑक्सीजन। अब ये वाला आपका पोर्शन बचा था और यहाँ पे ये वाला पोर्शन बचा था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ भी नहीं करने का, इतने पोर्शन को इसके साथ ज्वाइन किया। इसका नाम क्या होता है? एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या होता है? इथिल, मिथिल, ईस्टर। लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आफ्टर अटेंडिंग माई क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक यू ऑल आर लविंग ऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विच कैरीज 3 मार्क्स, जो कि है टाइप 2 के। देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। मेरा ऑर्गेनिक का क्लास करने के बाद आई गिव यू एश्योरेंस यू विल बी लाइक लविंग ऑर्गेनिक, सबका ऑर्गेनिक फेवरेट बन जाएगा। हाँ चलिए देखेंगे, लेसन नहीं सही तो क्वेश्चन बैंक ही सही। चलो देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। अब हम लोग देखेंगे गाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, ये है आपके टाइप 2 के, मतलब ये रहेंगे 3 मार्क के। मतलब इसमें रिएक्शन का लेवल भी कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। समझा या नहीं? चलो देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को। चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस सबसे पहले पार्ट को। सबसे पहला वाला जो पार्ट है आपका, वो कह रहा है कि आप लोगों ने फिनॉल को लिया है। ठीक है, फिनॉल को आप लोगों ने लिया है और उसने आपको बोला है कि फिनॉल के अंदर में डालो डाइल्यूट HNO3 को। सबको पता है क्या होने वाला है, डाइल्यूट HNO3 जो है ये आपको क्या देने वाला है? ये आपको ऑफ कोर्स NO2 देने वाला है, पता है ना। बांस रहता है तभी बांसुरी बजती है, NO2 देगा ना तभी जाके तो HNO3 दिया है। क्या करने का है? कुछ भी नहीं करने का रे, कुछ भी नहीं करने का। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे ये भी है फिनॉल, ये भी है फिनॉल। करने का क्या है? कुछ भी नहीं करने का। ये पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ये पोजीशन को बोलते हैं पैरा। देखो क्या करेंगे, HNO3 से क्या मिलता है? NO2 मिलता है। एक NO2 आएगा यहाँ पे, एक NO2 आएगा यहाँ पे। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर से देखना ज़रा, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसलिए क्या नाम आया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट आपको बोल रखा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होंगे। देखना ज़रा यहाँ ध्यान से, बी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे उसने फिनॉल दे रखा है। ठीक है, फिनॉल में हम लोग 2 चीज़ें डाल रहे हैं।
पहली चीज़ जो उसने आपको डालने के लिए बोली है वो है कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन। सेकेंड इसमें डालने के लिए बोला है कंसनट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन। अब आधे लोग सोचेंगे, कन्फ्यूजन तो आया होगा, मैम ये दो रिएक्शन क्यों करवा रहे, क्वेश्चन बैंक में तो एक ही रिएक्शन पूछी है, फिर हम दो क्यों पढ़े। बट सुनो ना, क्वेश्चन बैंक वाले ने पता नहीं क्या क्वेश्चन सेट किया, सच में क्या क्वेश्चन सेट किया मुझे नहीं पता। उन लोगों ने क्या किया, उसने बस कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला। बट ऐसे थोड़ी चलता है। H2SO4 जब भी देता है ना, वहाँ पे बताना पड़ता है कि टेम्परेचर कौन सा है। अगर टेम्परेचर नहीं बताया तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करने का है, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो टेम्परेचर मेंशन करना पड़ता है। अब वो पेपर सेटर ने तो यहाँ पे बेचारे ने डाला ही नहीं कौन सा टेम्परेचर है, लेकिन मेरा तो काम है ना बताना। चलो देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कम। जब भी टेम्परेचर कम रहता है ऑर्थो बनाने का। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा, और जब भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है पैरा बनाने का। देखो इधर, ये है आपका फिनॉल वाला ग्रुप, देखो इधर ये है आपका फिनॉल वाला ग्रुप। कुछ भी नहीं करने का, यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे पैरा। इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं। देखो इधर H2SO4, H2SO4 क्या देता है, SO3H। जैसे HNO3 आपको NO2 देता है, वैसे H2SO4 SO3H देता है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे SO3H आएगा और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे SO3H आएगा। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सी वाले को। सी वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 वाला कंसेप्ट समझ में आया। टेम्परेचर कम ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनाने का, टेम्परेचर ज़्यादा पैरा प्रोडक्ट ही बनाने का। H2SO4 हमेशा कैसा होता है, मेरी एक्शन हमेशा याद रखने का। H2SO4 हमेशा कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलिए देखेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 को। आप सबको पता होना चाहिए कि ये है फिनॉल, और फिनॉल में हम लोग को क्या डालने का है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2। इसको टिक मार्क करो, 101 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन इन CH2, देखो ये जाहिर सी बात है ब्रोमीन है। अब बास ब्रोमीन है तो बासुरी भी क्या रहेगी, ब्रोमीन, मतलब ये क्या देने वाला है, ब्रोमीन देने वाला है, क्योंकि लिया भी क्या है, ब्रोमीन ही तो लिया है ना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहला तो फिनॉल को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। एक तरफ बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, एक तरफ बनेगा आपका पैरा प्रोडक्ट। अब आधे लोग सोचेंगे मैम थोड़ी देर पहले MCQ में तो 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल बना था और यहाँ पे तो आप लोग ऑर्थो और पैरा बना रहे हो, ये क्या चल रहा है। तो सुनो रे सुनो, याद रखने का कि ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ पानी अगर आ जाए ना, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आ जाए ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। ये तीनों के तीनों ब्रोमीन ग्रुप साथ में जोड़ देता है एक ही कंपाउंड में, जिसके वजह से यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। बट ये बेचारा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कैसा है, वीक है, कमज़ोर है। वो बोलेगा भाई मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं एक समय पे एक ही ब्रोमीन को दूंगा, दूसरे समय पे दूसरे ही ब्रोमीन को दूंगा। इसलिए जब भी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 आ जाए, समझ जाना वो बेचारा वीक है, बेचारा कमज़ोर है। बोलेगा मैं एक समय पे एक ही ब्रोमीन को दे सकता हूँ, एक तो ऑर्थो या तो पैरा। बट यहाँ पे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये कहता है कि भाई ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग मतलब मैं एक समय पे 3-3 BR देने वाली कैपेसिटी रखता हूँ। समझा या नहीं समझा? लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रखा है, आपको बोला है एन अननोन अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको अल्कोहल दे रखा है, आपको बोला इसके अंदर में ल्यूकास रिएजेंट डालो। पता होना चाहिए कि HCl और ZnCl2 का ही मतलब ल्यूकास रिएजेंट होता है। HCl और ZnCl2 का मतलब ही क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है RCl, ठीक है। आधे लोग सोचेंगे मैम ये कैसे हो गया, ज़रा बताइए। तो सुनो ना, सबसे पहले अपना टेक्निक, अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है। सबसे पहले छोटे मोटे चीज़ों को बाहर निकाल दो,
यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H। सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे? पानी भाई साहब को बाहर निकालेंगे। निकाल दिया पानी भाई साहब को बाहर, बचा क्या? यहाँ था R, यहाँ था Cl, क्या बन गया? और Cl। अब यहाँ पे आपको बोला है कि आप टर्शरी और इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो आपको इंस्टेंटली टर्बिड सॉल्यूशन दिखा देता है। टर्बिड मतलब धुंधला धुंधला सॉल्यूशन जो कोलोइडल टाइप का रहता है वो। अब आप आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता? तो पानी लो, पानी में मिल्क को डालो तो क्या होता है? देखो टर्बिड बन जाता है, तो उसको दैट इज कॉल्ड एज टर्बिडिटी। सेकेंडरी अल्कोहल कुछ समय के बाद टर्बिडिटी शो करेगा, और प्राइमरी अल्कोहल तभी शो करता है जब आप लोग उसको हीट करते हो। ठीक है गाइस, चलिए आपको बोला गया है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल में HCl और ZnCl2 डालने के बाद क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी, इसी का पार्ट है ये। तो हम लोग इसी रिएक्शन में आपको बोला गया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोपिल। प्रोपिल मतलब कितने कार्बन होते हैं? 3। ठीक है। अल्कोहल मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? OH। ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम ये आइसो क्या आ गया? समझ गया मुझे कि अल्कोहल मतलब OH होता है, समझ गया मुझे प्रोपिल मतलब 3 कार्बन होते हैं, बट ये आइसो का क्या चक्कर है, ज़रा वो भी समझाइए। तो सुनो ना, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है दोनों के दोनों ग्रुप सेम। यहाँ पे है आइसो, ये भी है CH3, ये भी है CH3, दोनों के दोनों ग्रुप कैसे है? सेम है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आपको बोल रखा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से जब आप लोग इसमें लूकास रिएजेंट को डालेंगे, मतलब HCl और ZnCl2 को, तो क्या होने वाला है? देखिए यार, कुछ भी नहीं होने वाला। अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है? सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर करो, रिएक्शन के बाहर करो। क्या करेंगे? यहाँ से OH, यहाँ से H कर देंगे बाहर पानी को। बचा क्या? बचा है ये वाला पार्ट, बचा है ये वाला पार्ट, जोड़ देंगे इसको। CH3 CH3 HCl, इसका नाम क्या रहेगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड रहेगा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यहाँ पे OH की जगह Cl आया, इसलिए अल्कोहल की जगह पे क्या आएगा? क्लोराइड आएगा। OH और H को बाहर कर दिया, जोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको उसने पूछा है, बस आपको बीच में के कन्वर्जन बताने के क्या क्या डालेंगे, बाकी उसने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब दे रखा है। चलिए देखेंगे इसको, थर्ड वाले क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रखा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल को कि आप लोग एसीटोन में कैसे बनाएंगे। ज़रा देखना यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोला है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ज़रा देखना रे देखना। प्रोपिल मतलब कितने कार्बन होते हैं? प्रोपिल मतलब होते हैं आपके टोटल 3 कार्बन। अल्कोहल मतलब OH आएगा। आइसो क्यों आया? दोनों के दोनों ग्रुप कैसे है? सेम है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से उसने आपको बोला है कि बताओ रे बताओ भाई एसीटोन कैसे बनेगा। ये तो है आपका एसीटोन, कैसे बनाएंगे? देखो रे देखो, इसका ऑक्सीडेशन करवाने का है, तो आइधर आप इसके अंदर में डालेंगे CrO3 को या तो PCC को। अब आधे लोग बोलते हैं मैम सिर्फ CrO3 डालने से काम हो जाएगा क्या? नहीं। अब बोलेंगे कि बुक में तो CrO3 है, बुक में थोड़ी PCC है, फिर आप PCC कैसे बता रहे? सुनो रे सुनो, मैंने पूरी स्टडी की है, मैं आपको बता रही हूँ। CrO3 और PCC का सेम काम है। हम आधे लोग बोलेंगे PCC का फुल फॉर्म क्या है? तो PCC का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर में, ठीक है? बताती हूँ इसका फुल फॉर्म, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपका है उसमें आपको बोल रखा है 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल से 2 मिथिल प्रोपीन कैसे बनेगा। 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल से 2 मिथिल आपका प्रोपीन कैसे बनेगा। 2 मिथिल प्रोपीन, ज़रा देखना यहाँ पे ध्यान से। 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल बोला गया। प्रोपेन मतलब कितने कार्बन होते हैं? 3। ऑल बोला गया है मतलब OH, बट यहाँ पे आपको 2 ऑल बोला गया है, मतलब सेकंड पोजीशन पे मुझे OH ग्रुप लगाने का है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बोला गया सेकंड पोजीशन पे मिथिल भी आने वाला है, तो सेकंड पोजीशन पे भाई आपका मिथिल भी आएगा, तो ठीक है। 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। जो लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं वो लोग 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल की जगह पे एक और नाम लिख लो। कभी कभी इसको टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के नाम से भी आता है। आधे लोग क्या करते हैं, उनको ये रिएक्शन तो आती है बट उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल को टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल भी बोलते हैं।
वो लोग, उनको पता रहता है ये आता है उनको, बट ये अगर नाम दूसरा वाला नहीं पता तो क्या आप लोग रिएक्शन को कर सकते हो गाइस? नहीं कर सकते ना। इसीलिए तो मैंने बताया कि 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल कोई और क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। फिर नेक्स्ट है आपका 2 मिथिल प्रोपीन। प्रोपीन मतलब कितना कार्बन होता है? 3। ईन बोला गया है, ईन, ईन मतलब ही क्या होता है? अल्कीन है, तो अल्कीन आ गया। 2 मिथिल, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आने वाला है? मिथिल आने वाला है। 1 2 3, हाइड्रोजन से डेकोरेट कर दो इसको। कर दिया भाई मैंने, हाइड्रोजन से इसको डेकोरेट कर दिया रे, कर दिया, हाइड्रोजन से डेकोरेट कर दिया, बन गया ये 2 मिथिल प्रोपीन। कैसे बनाएंगे जरा सोचो, कैसे बनाएंगे इसको? कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे इस CH3 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, CH2H। CH3 को CH2H लिखा, H और OH बाहर निकल जाएंगे। पानी को बाहर करवाया, पानी क्या अपने आप बाहर हो जाएगा? नहीं, क्या डालना पड़ेगा? बताया था हॉट कॉपर मेटल डालना पड़ता है, हॉट कॉपर मेटल। पानी बाहर निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा? हॉट कॉपर मेटल डालना पड़ता है। यहाँ से H, यहाँ से OH निकला, इसलिए ये दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। वो बोल रहा है कि आप लोग बताओ एसीटोन से कैसे बनाओगे 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। एसीटोन से 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट लिया इसका। एसीटोन, C है आपका एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहा जाता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन से आपको बनाने का है 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल आपको बनाना है, सबको पता है, अभी मैंने बताया 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल कैसे निकालते हैं। और 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखो रे देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर में डालना पड़ता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgX। अब आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि CH3 वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने का है? तो देखो यहाँ पे इसका भी अपने पास ट्रिक है, अपने पास सब चीज़ का ट्रिक है। ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं जिसका अपने पास कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 3 है। प्रोडक्ट में कितने कार्बन चाहिए? 4। यहाँ पे 3 कार्बन है। मेरा मैथ्स क्या कहता है? यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 3 में मुझे कितने कार्बन को मिलाना पड़ेगा जब मुझे 4 मिलेंगे? यहाँ 3 थे तो मुझे यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 कार्बन आइटम को मिलाना है ना, तभी तो 4 बनेंगे ना। अब 1 कार्बन आइटम को मिलाना है मतलब क्या होता है? 1 कार्बन मतलब क्या होता है? मिथिल होता है। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन कैसा है? माइनस, नेगेटिव होता है। कार्बन उसके बाजू में आता है, कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मैग्नीशियम मेटल है, कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बाजू वाला है नेगेटिव। दुनिया का रूल क्या कहता है? केमिस्ट्री का रूल क्या कहता है? नेगेटिव को कौन लव करता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को कौन लव करता है? नेगेटिव। जोड़ दो, जोड़ेंगे रे जोड़ेंगे। कुछ भी नहीं करने का, नेगेटिव के पास किसको भेजेंगे? MgBr को, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। इस पॉजिटिव के पास किसको भेजेंगे? नेगेटिव को, बिकॉज प्लस लव्स माइनस, माइनस लव्स प्लस। चलिए अब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इट्स वेरी सिंपल। मुझे यहाँ पे OH चाहिए, इसको काटेंगे। एक तरफ चाहिए H, एक तरफ चाहिए OH। डालना क्या पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। पानी क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि मुझे H और OH चाहिए। पानी में एक तरफ होगा H, एक तरफ होगा OH। क्या होने वाला है? देखो यहाँ पे आपका रहेगा Mg, यहाँ पे आपका रहेगा Br, यहाँ पे आपका रहेगा OH। समझा या नहीं समझा? इस रिएक्शन को टिक मार्क करो, लिखो 101% इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिस्कस। स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रखा है कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5Cl। उसने आपको बोला है C6H5Cl क्या रहेगा? सबको पता है कि C6H5Cl है, मतलब इस C6 मतलब काय में आता है? बेंजीन में। H5 है और Cl, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में आपको उसने बोला है कि सबसे पहले आपको NaOH डालना है। जो उसने बोला है ना वो अपन को करने का है। वो बोल रहा है कि टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई है, यहाँ पे प्रेशर भी हाई है, और उसने आपको बोला है कि बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट B बनेगा। ठीक है, फिर उसने बोला है कंपाउंड B के अंदर में आप लोगों को डालना है डाइल्यूट HCl को, तो बताओ आपका कौन सा प्रोडक्ट C बनेगा। फिर उसने बोला है कि C को कार्बोलिक ऑर्डर होता है
और साथ बाई साइड उसने आपको बोला है कि बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या होता है। ठीक है, उसने आपको ये वाली चीज़ पूछा है कि बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या होता है। ज़रा देखना है, यहाँ पे करने का कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे आपको दिख रहा है H, यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl। अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है? सबसे पहले छोटे मोटे फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर देने का। H और Cl को रिएक्शन के क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब देखो रे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे था ये वाला ग्रुप, यहाँ पे था आपका ONA, यहाँ पे आ गया आपका ONA। आधे लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, देखो इधर, यहाँ था Cl, यहाँ था H, HCl बाहर निकल गया। छोटे मोटे फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर कर दिया, रिएक्शन के बाहर कर दिया। दिस इज अंकिता स्ट्रैटेजी। जो बच गया ना ये और ये, इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो क्या करने का है, उसने बोले का है इसके अंदर में डाइल्यूट HCl डालो। क्या करेंगे रे, क्या करेंगे, ज़रा देखना यहाँ पे, कुछ भी नहीं करने का, अंकिता स्ट्रैटेजी अपनाने का। अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है? यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, किसको बाहर सबसे पहले निकालेंगे? छोटे मोटे फालतू प्रोडक्ट NaCl को बाहर कर दिया। Na और Cl छोटे मोटे फालतू प्रोडक्ट NaCl को बाहर कर दिया। बचा क्या? जो बच गया उसको ज्वाइन कर दो। यहाँ पे O बचा, यहाँ पे H बचा। फिर से देखो ज़रा, यहाँ से Na था, यहाँ से Cl था, NaCl को घर के बाहर कर दिया। छोटे मोटे फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर कर दिया। बचा क्या? यहाँ पे फिनल रिंग ऑक्सीजन और यहाँ पे था आपका H, फिनॉल बन गया। अब आधे लोग बोलेंगे मैम कार्बोलिक ऑर्डर याद रखने का, दिमाग खोल के, आंखें खोल के एकदम ध्यान से मेरी एक बात सुनो। कहीं पे भी आपको बुक में दिख जाए फिनॉल या पेपर में दिख जाए कार्बोलिक एसिड, याद रखने का कार्बोलिक एसिड का ही मतलब फिनॉल होता है। फिनॉल के बहुत सारे रिएक्शन है इस चैप्टर में, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा ना, फिनॉल वर्ड डालेगा ही नहीं। वहाँ पे आधे लोगों की टाटा फीस हो जाती है, फिनॉल वर्ड दिखता ही नहीं है, वो डालता है कार्बोलिक एसिड। आधे लोग तो सोचते हैं ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, कार्बोलिक एसिड क्या था, पहली बार सुना मैंने कार्बोलिक एसिड। याद रखने का, कार्बोलिक एसिड ही क्या होता है? फिनॉल होता है। जिसको यही नहीं पता रहेगा ना, वो गए काम से। पूरे के पूरे रिएक्शन करके जाओ, बट आपको यही नहीं पता कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलता है ना, बुरे फंसोगे। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस का नाम बताने का, क्या नाम है इस प्रोसेस का? डाउस प्रोसेस, क्योंकि डाउस नाम के साइंटिस्ट ने बताया। अगर उसका नाम नहीं लेंगे ना तो डाउ अपन को किल कर देगा। डाउ का नाम लिखना पड़ेगा, काऊ मत बोलना, दिस इज डाउ नॉट काऊ। चलिए देखेंगे अपन लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में गाइज आपको बोल रखा है राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड and write the reaction between ethanol and acetic anhydride. Preparation of ethanol from methyl magnesium iodide. उसने आपको बोला है मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लो, यही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे आपको बनाने का है इथेनॉल। आप सबको पता है कि आपको यहाँ पे इथेनॉल बनाने का है फ्रॉम मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैसे बनाएंगे? अब आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे पता चलेगा क्या करने का है, तो देखो रे देखो यहाँ पे क्या करने का है, कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं। अब आधे लोग बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा, इसको भी 101% इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है। करने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। कॉमन सेंस क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, यहाँ पे कार्बन है 2, यहाँ पे कार्बन है 1। कितने कार्बन को ऐड करना पड़ेगा? 1 और कार्बन को ऐड करना पड़ेगा। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 कार्बन प्लस दूसरा कार्बन क्या हो जाएंगे? 2 कार्बन। अब आधे लोग सोचेंगे मैकेनिज्म तो समझाओ। भाई अभी मैकेनिज्म समझाया था, याद है ना? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव, मैग्नीशियम के बाजू वाला नेगेटिव, माइनस लव्स प्लस, प्लस लव्स माइनस, चिपका दो दोनों को। माइनस के पास प्लस को चिपकाओ, प्लस के पास माइनस को चिपकाओ, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को लव करते हैं। कर देना इसका फॉर्मेशन। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रखा है आपको कि इथेनॉल जब एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट होता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। चलिए गाइस देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन को। इथेनॉल, इथेनॉल बोल रखा है, इथेनॉल। आधे लोग सोचेंगे मैम ये मैकेनिज्म तो बता देते थे। भाई मैंने PDF नोट्स में अच्छे से दे रखा है, मुझे पता है, मैंने सब जुगाड़ करके दिया है। और ये मैकेनिज्म मैं 4-5 बार समझा चुकी हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन 4-5 बार पेपर में आई है, क्वेश्चन बैंक के। प्रीवियस ईयर में तो हर साल आती है। करके जाने का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले सारे के सारे रिएक्शन।
आपको बोल रहा है इथेनॉल, लिया भाई इथेनॉल को लिया, उसमें डालने के लिए बोला है एसिटिक एनहाइड्राइड को, लिया रे लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड को भी ले लिया। दिस इज़ योर इथेनॉल, दिस इज़ योर एसिटिक एनहाइड्राइड। बोला गया है बताओ रे बताओ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। अंकिता स्ट्रेटेजी क्या कहती है, सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर करो, घर के बाहर करो। करेंगे क्या, बस एक ही चीज़ तो करने की है, करने का है आपको यहाँ पे बस 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 OH और ये वाली चीज़ को बाहर। देखो क्या प्रोडक्ट बाहर बनने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया आपका OH, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर कर दिया। दिस इज़ योर एसिटिक एसिड, कर दिया। बचा क्या, बचा है आपका ये, बचा है आपका ये। इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3। बुक में ये वाली रिएक्शन गलत दे रखी है, जनरल रिएक्शन दी है बट गलत करके रखा है। जो लोग बुक से पढ़े थोड़ा ध्यान देना भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वहाँ पर। मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, ये है C2H5, ये है O, देखो रे देखो C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि ये छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को तो पहले ही बाहर कर दिया। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, अंकिता स्ट्रैटेजी। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे गाइज हम लोग 6th वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शॉर्ट आंसर टाइप, जिसका नाम है टाइप 2। देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाले क्वेश्चन में भाई आपको बोल रखा है यहाँ पे, 6th वाले क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है कि बताओ एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। वो आपको बोल रहा है कि कार्बोलिक एसिड बनाओ। अब देखो ज़रा, सुनो ज़रा ध्यान से, बोर तो नहीं हो रहा है ना क्लास में सुनो, आपको यहाँ पे क्या करना है, कार्बोलिक एसिड बनाने के लिए बोला है। आधे लोगों को फिनॉल सबको बनाते आता है, बट आधे लोगों को पता नहीं है कि फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोलता है। आप सबने मेरा क्लास अटेंड किया है, मैंने आपको बता दिया, भूलने का नहीं, पेपर में करके आने का, प्रॉमिस मी। तो आपको याद रखना है कि फिनॉल का ही मतलब होता क्या है, फिनॉल का ही मतलब आपका होता है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का ही मतलब आपका क्या होता है, कार्बोलिक एसिड होता है। चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग सारे के सारे, आपको यहाँ पे बनाने का है फिनॉल। उसने फिनॉल बनाने नहीं बोला, कार्बोलिक एसिड बनाने बोला, क्योंकि आधे लोग कार्बोलिक एसिड देख के बेचारे ये हो जाते हैं, बेचारे ये हो जाते एकदम, सोचते ये कहाँ से आ गया। तो याद रखने का कि फिनॉल मतलब ही कार्बोलिक एसिड होता है, यह आपको बनाने का है। देखो रे देखो कैसे बनाएंगे, बोला गया है कि एनिलीन से बनाओ। एनिलीन ये स्ट्रक्चर आने चाहिए भाई, हाँ, इसके अगर ये नहीं आएगा तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये है एनिलीन। सबसे पहले देखो आप लोग क्या करेंगे, एनिलीन में HNO2 डालेंगे। अब आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि HNO2 डालने का है, तो अब बता दूँ, अपने पास हर चीज़ का ट्रिक है। सुनो इधर, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, N2 + Cl-। आधे लोग बोलेंगे ये क्या बन गया, तो देखो रे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ये था नाइट्रोजन 1, ये था नाइट्रोजन दूसरा, एक और एक क्या होता है, 2 होता है। एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन क्या बनेंगे, 2 नाइट्रोजन। Cl यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम लोग HCl भी डालते हैं, ठीक है। HNO2 को ही हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, NaNO2 + HCl, उससे भी आपका HNO2 बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं करने का, इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, जनरल नेम है इसका ये। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, तो देखो ये प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे जो N2 है ना, ये डायरेक्टली अपने आप निकल जाता है। ये N2 जो है ना, ये डायरेक्टली अपने आप निकल जाता है और यहाँ पे आपका N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, फिर से सुनो रे सुनो, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, और गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बेचारी बनती है और वैसे ही बाहर हो जाती है। गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बेचारी बनती है और वैसे ही बाहर हो जाती है, बनते से बाहर चल जाती है, प्रॉब्लम ही नहीं जाता सेपरेशन का। इसलिए नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली बेचारी बाहर निकल गई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे पानी को। पानी में क्या होता है, H और Cl होता है। पानी में क्या होता है, पानी में होता है H और OH। पानी में क्या होता है, H और OH होता है। देखना ज़रा ध्यान से क्या होने वाला है। अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है, सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर, घर के बाहर करो। यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है H, क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। सुनो रे सुनो,
नाइट्रोजन है गैस, घर के बाहर चले गई बेचारी। यहाँ था Cl, यहाँ था H। सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट HCl को बाहर किया, बचा क्या? बचा था ये बेचारा, बचा था ये। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, बनेगा क्या? फिनॉल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं गाइस। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए देखेंगे सेकंड मोस्ट रिएक्शन को। सेकंड मोस्ट रिएक्शन जो आपका कहता है ना वो ये है, उसने आपको बोला है कि बताओ जब फिनॉल में हम लोग डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और बोला गया है 373 केल्विन। आधे लोग तो बस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डांस देखकर डांस करने लगते हैं। वो सोचते हैं वाह आ गया मेरा प्रोडक्ट आ गया। बट यार याद रखने का, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम में रिएक्शन पूछा गया है, इतना इजी तो होगा नहीं क्योंकि उसने आपको पूछा है। याद रखने का ये टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा। और जब भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कौन सा प्रोडक्ट बनाने का? पैरा प्रोडक्ट बनाने का। याद रखने का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या देता है? आपको देता है SO3H ग्रुप। नाम मैंने दे रखा है, बता देना नाम, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। वो छोड़ो, पैरा पे क्यों आया, ऑर्थो पे क्यों नहीं आया? क्योंकि टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर देख के ही प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो इसका स्क्रीनशॉट। साल भर ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाना, कोई बात नहीं, ये 2 घंटे पढ़ लो ना, पेपर में आराम से क्वेश्चन लगाते आएंगे, आराम से, गारंटी देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आपके टोटल 4 मार्क के होते हैं। उसमें आपको बोला है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आपको फिनॉल दे रखा है और आपको फिनॉल से बनाने का है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, वो पूछ रहा है कि बताओ इसको कैसे बनाएंगे फिनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो देखना ज़रा ध्यान से, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर भाई हम लोग डालते हैं CHCl3। ये तो रट्टा मानना पड़ेगा, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ClCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH, कंसेप्ट भी आना चाहिए, रट्टाफिकेशन भी आना चाहिए, माइंड भी थोड़ा सा रट्टाफिकेशन के लिए तैयार होना चाहिए, तभी जाके तो रिएक्शन को कर सकते हैं ना। कोई भी रिएक्शन अगर बिना देखे आपके सामने कर रहा है तो ही इज़ नॉट अ लाइक मैजिशियन और समवन एल्स, ही इज़ नॉट समवन मास्टर्स। एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुका है, कहीं ना कहीं उसने रिएक्शन को पहले बहुत बार पढ़ चुकी है, इसलिए अब उसका फ्लुएंटली आता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे फॉर्म होगा O- और Na+, साथ ही साथ यहाँ पे आपका बनता है CHCl 2 टाइम्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पे क्या करते हो ना, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पे डालोगे पानी को डालते हैं, मतलब ये NaOH को डालेंगे। तो NaOH को डालने से यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा OH और यहाँ पे आपका बनेगा आई थिंक सो, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है CHO ग्रुप। ध्यान से देखना ज़रा, ये NaOH डालने के बाद में यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें आएगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बनता है OH, ये रट्टा मानना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन वाला ही, कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे CHO आता है। इसी CHO को एक सेकेंड यहाँ पे आप लोग लिखते हो O- Na+ और इसका करवाते हो हाइड्रोलिसिस। देखो ज़रा करने का क्या है, करने का कुछ भी नहीं है, H3O+ की जगह H+ इन प्रेजेंस ऑफ पानी भी लिख सकते हो। सबसे पहले ये वाला चीज़ लिया, मुझे यहाँ पे CHO ग्रुप चाहिए था, डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे CHCl3 लेना पड़ा, क्योंकि मुझे CHO ग्रुप चाहिए। तो CH काय में है, CHCl3 में, इसलिए मुझे ये वाला कंपाउंड लेना पड़ा। मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे तो CHCl3 था, फिर यहाँ पे CHCl2 कैसे आया? तो देखो यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, तो पहले HCl बन के बाहर निकल गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से था, एक क्लोरीन यहाँ पे था, HCl बन के बाहर निकल गए। अब 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन बाहर निकल गया, तो बचे कितने क्लोरीन? 2, तो 2 यहाँ पे आ गए। फिर NaOH डालने के लिए बोला गया, तो NaOH में क्या हुआ, इसका कन्वर्शन उसने अल्डिहाइड में कर दिया। ये रट्टा मारने वाला स्टेप है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टेप का मैकेनिज्म होता है, 4-5 स्टेप का। वो मैकेनिज्म मुझे ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि 12th में आप लोगों को नहीं, हम लोग को MSc लेवल में था वो। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे को इसके अंदर में H3O+ डालने का है। H3O+ डालने के बाद क्या होगा भाई, ये वाला चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आधे लोग सोचेंगे ये कैसे क्या हो गया डायरेक्टली, मुझे कैसे पता? तो देखो इधर H3O+ में क्या होता है,
H प्लस और OH माइनस आयन। अब देखना क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बीच में से टूटेगा, यहाँ पे जाएगा H, यहाँ पे जाएगा OH, H यहाँ पे गया, इसमें का OH बन गया, यहाँ पे आपका OH गया, क्या बनेगा, साइड बाई साइड NaOH भी बन जाता है, वो हम लोग लिखते नहीं है, साइड प्रोडक्ट है। लो इसका स्क्रीनशॉट। अब उसने आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप CHCl3 की जगह पे CCl4 लेते हो तो क्या बनेगा। तो देखो रे, जब CHCl3 लिया तो सैलिसिलिक अल्डेहाइड बना, जब CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। दैट्स सो सिंपल। चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस सेकंड क्वेश्चन को ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। देख लेते हैं इसको, ठीक है, पहले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसके अंदर सोडियम मेटल डालते हैं तो वो आपको एक रिएक्शन करवाता है, ठीक है। आपको उसने यहाँ पे कुछ पूछा है, इसके अंदर में डालने का है सोडियम मेटल को, और वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से क्या होने वाला है। यहाँ पे आप लोग लेंगे इथेनॉल को, CH3CH2OH, इसका नाम क्या होता है, इथेनॉल। अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है, अंकिता स्ट्रैटेजी क्या कहती है, वो तो बस आपको यही कहती है कि पहले छोटे मोटे प्रोडक्ट को बाहर निकाल लो। यहाँ पे मैंने इसको 2 लिया है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है इस रिएक्शन में कि यहाँ पे H2 निकलने वाला है। अब H2 क्या ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। देखो रे देखो, इस कंपाउंड से एक H2 निकला, एक और ऐसा कंपाउंड लेंगे, क्योंकि मैंने 2 बोला है ना, एक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब 2 कंपाउंड है तो 2 हाइड्रोजन में लेंगे, मतलब H2 गैस निकल जाएंगी। अब बचेगा क्या, ज़रा देखना, अरे देखना इधर क्या बचेगा, ट्वाइस तो एज इट इज़ रहेगा, CH3CH2O माइनस Na+। कैसे बोलोगे, O माइनस Na+, याद कैसे रखने का ज़रा देखो इधर। आपको इस कंपाउंड में हाइड्रोजन गैस निकलने वाली ये बता चुका है वो। एक हाइड्रोजन तो मिल गया, मैंने 2 कंपाउंड लिए तो 2 हाइड्रोजन मुझे मिल जाएंगे, 2 कंपाउंड से H2 गैस निकल जाएंगी। बचा क्या था, O। अब ये चीज़ बची थी और ये चीज़ बची थी, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसका नाम क्या रहता है, सोडियम इथॉक्साइड। ये है इथॉक्साइड और इसका नाम क्या होता है, सोडियम। तो इसका नाम रहेगा भाई आपका सोडियम इथॉक्साइड। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे इतने इंपॉर्टेंट डेज में से 2 घंटे ये चैप्टर में जा रहे, तो भाई ये भी तो सोचो ना, आप लोगों ने साल भर भी पढ़ाई नहीं की है। अगर 2 घंटे इस चैप्टर को दे दी तो क्या जाएगा। हाँ, ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि पेपर में सारे क्वेश्चन लगाते आ जाएंगे। अब बताओ, 2 घंटे अगर दे दिया, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को 2 घंटे साइड में रख के, वैसे भी दिन में इतने बार तो फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो देख ही लेते हम लोग, उसको साइड में रख के अगर 2 घंटे इस चैप्टर को दे दिए तो क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मार्क्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर में सॉल्व करते आएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक जब आता है ना, वैसे देख के बेचारे बेचारे रोने लग जाते हैं, लेकिन ये देखने के बाद सारे के सारे प्रॉफिट में होंगे, सबको आएगा करते। आई अश्योर यू विद दिस, मैंने ऐसे ही आपको बताया। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि बताओ भाई बताओ, इथेनॉल में अगर PCC डालेंगे तो क्या होगा। आप सबको मैंने बताया था PCC का फुल फॉर्म, जब नहीं बताया था ना भाई, PCC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या फुल फॉर्म होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ने तो आधे स्टूडेंट कमेंट्स में लिखेंगे मैम PCC का तो फुल फॉर्म बताया नहीं था, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है ना भाई, वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, अल्डेहाइड बनता है। इसका नाम क्या रहता है, एसिटाल्डेहाइड। प्राइमरी अल्कोहल है ये, इथेनॉल है ये। इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल होता है, और प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा क्या बनता है, अल्डेहाइड बनता है। लो इसका स्क्रीनशॉट। आपको बोला गया है एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अरिल अल्किल ईथर्स अल्कोक्सी ग्रुप इज रीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसने आपको इसका पूछा है कि बताओ इसका रीज़न क्या है। चलिए देखेंगे इसके रीज़न को। पहले इसके पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है ये वाला कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड से आपको बताना है कि क्यों अल्काइल अराइल और ईथर्स जो होते हैं उसमें ये वाला जो कंपाउंड होता है अल्कोक्सी ग्रुप, OR मतलब ही आपका क्या होता है, अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप ये रिंग एक्टिवेटिंग क्यों होता है और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, ये वाली चीज़ आपको पूछी गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है भाई, रेजोनेंस दिखाने का। ये इधर जाएगा,
ये इधर जाएगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहले जब ये लोन पेयर इधर आई तो ये लोन पेयर इधर आई। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखा है, मार्क कटेंगे, बट ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन अगर पूछते बैठेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे जाएंगे? उनके पास भी तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन भर देंगे पेपर में। कितना भरेंगे? 6 मार्क का। 6 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आलतू फालतू क्वेश्चन डाल देंगे तो कैसा होगा? फिर भी देख लो भाई, इसको क्या करेंगे। तो आप लोग सोचोगे मैंने बताया नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये एज इट इज़ था। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हो जाएगा, बस काम खत्म। ये आपका एज इट इज़ था, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया, गोल गोल घुमाता है रेजोनेंस, प्रैक्टिस करने वाले को ही आता है। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ज़रा देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OR प्लस रहेगा, यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा OR एज इट इज़, जैसा पहले था, जैसा पहले स्ट्रक्चर था ना वैसे ही स्ट्रक्चर फिर से आ गया। इसलिए आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। इसलिए आपका अल्कोक्सी ग्रुप, इसीलिए आपका OR ग्रुप कैसा होता है, रिंग एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ले लो स्क्रीनशॉट। आधे लोग सोचेंगे मैम मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम जा रहा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। लिख के देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते भाई। ये अगर पूछ लिया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ जाएंगे फिर। चलिए गाइस, देखेंगे द मोस्ट अवेटेड सेक्शन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर चैप्टर, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का लास्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सारे के सारे डिस्कस। बहुत बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय, हाउ विल यू प्रिपेयर डाईइथिल ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वो आपको पूछ रहा है कि बताओ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आप लोग कैसे कर डाईइथिल ईथर बनाएंगे। फिर उसने आपको बोला है कि लिमिटेशन क्या होती है इस मेथड की, वो भी बता देना। एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन डाईइथिल ईथर क्या होता है, सब डिस्कस करता है, टेंशन मत लो। चलिए देखेंगे इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो। चलिए गाइस देखेंगे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन को। लास्ट वाला क्वेश्चन बोलता क्या है, वो आपको ये बोल रहा है कि भाई बताओ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आप डाईइथिल ईथर कैसे बनाएंगे। ज़रा देखना यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे आप लोगों ने लिया है C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई इथिल अल्कोहल। ठीक है, आपको इससे क्या बनाने का है, आपको इससे बनाने का है डाईइथिल ईथर। यहाँ पे एक इथिल है, यहाँ पे एक इथिल है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, डाईइथिल। जब भी ऑक्सीजन वाला ग्रुप आता है, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। ठीक है, और ये हो गया आपका इथिल अल्कोहल। अब आधे लोग सोचेंगे मैं कैसे बनाऊंगा ये, तो सुनो, कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे इथिल कितने हैं, 2 है। यहाँ पे इथिल कितने हैं, 1। मुझे 2 इथिल चाहिए, मेरे पास 1 इथिल है, मतलब मुझे 1 इथिल में और क्या मिलाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। एक इथिल प्लस एक इथिल, तभी तो 2 इथिल मिलेंगे ना। 2 इथिल चाहिए थे, 1 इथिल था, क्या डालना पड़ेगा, एक और इथिल डालना पड़ेगा। डाल देंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, डाल देंगे हम लोग एक और इथिल। अब सुनो क्या होगा, कुछ भी नहीं करने का रे, अंकिता स्ट्रैटेजी अपनाने का। सबसे पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर करने का। यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, किसको बाहर करेंगे, पानी भाई सबको बाहर करेंगे। जो बच गया ना उसको जोड़ देंगे, C2H5O, C2H5, देखो इधर C2H5O, और यहाँ पे आ गया C2H5, क्या नाम रहेगा, डाईइथिल ईथर। पानी को पहले बाहर निकाल दिया। ये प्रोडक्ट सबको बनाते नहीं आएगा, पहले छोटे मोटे आलतू फालतू प्रोडक्ट को घर के बाहर करना पड़ेगा। ये रिएक्शन क्या ऐसे हो जाएंगे कि भाई पानी निकल जाए और पानी बोलेगा चल भाई मैं निकल जाता हूँ, ऐसे नहीं होने वाला। इसके अंदर में डालना पड़ता है कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब आधे लोग बोलेंगे ये मुझे कैसे पता रहेगा। देखो आप लोगों ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो कभी अगर गलती से गिरा होगा, मेरे हाथ पे तो गिरा है, कभी अगर गलती से आपके हाथ पे H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 का एक ड्रॉप भी गिरा होगा ना, तो पूरी स्किन आपकी वहाँ पे कुछ समय के लिए येलो हो जाती है। कम से कम वो 2-3 दिन तक की येलो रहती है पूरी स्किन से वहाँ से क्या निकल जाता है, आपकी पूरी की पूरी स्किन से वहाँ पे वाटर निकल जाता है, वो स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है जब H2SO4 गिरता है। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो ज़रूर देखा होगा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं, हो गया है और देखा था। चलिए
आगे बढ़ेंगे। अब वो आपको बोल रहा है कि इस मेथड से ईथर बनाने के लिमिटेशंस क्या है। इस मेथड से ईथर बनाने के लिमिटेशंस क्या है कि हम लोग यहाँ से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं, मतलब दोनों तरफ अल्किल ग्रुप सेम है। अनसिमेट्रिकल ईथर्स नहीं बना सकते। अल्कोहल का यूज़ करके तो अल्कीन बन जाता है सेकेंडरी और टर्शरी से, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डाईइथिल ईथर। वो आपको बोल रहा है कि बताओ यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए देखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रखा है, एक्शन ऑफ डाईइथिल ईथर ऑन डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 जब डाईइथिल ईथर के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, देखना ज़रा क्या ध्यान से। डाईइथिल ईथर है, डाईइथिल मतलब इथिल 2 बार है, ईथर बोला गया है, ईथर डाल दिया, ये होता है डाईइथिल ईथर। डाईइथिल ईथर में आपको डालने के लिए बोला है डाइल्यूट H2SO4। कुछ भी नहीं होने वाला, देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, ध्यान से देखने का। C2H5OH 2 इथेनॉल बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई 2 इथेनॉल, 2 इथिल ग्रुप थे ना, इथेनॉल भी कितने बनेंगे 2। याद रखना है इसी के जगह पे आपको यहाँ पे H2O और H3O प्लस भी आ सकता है। अभी क्वेश्चन बैंक में सिर्फ H2SO4 आया है, बट इसकी जगह पे एक और अल्टरनेटिव, जैसे आपको पता है कि मैं आपको सब बताती हूँ कि पेपर में और कैसे आ सकता है घुमा फिरा के, है कि नहीं। मैं आपको हर तरीके से ट्रेन कर रही हूँ पेपर के लिए, तो इसको अभी क्वेश्चन बैंक में ऐसा है, बोर्ड के पेपर में ऐसा भी आ सकता है, याद रखने का, ठीक है। चलिए देखेंगे भाई, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। अब देखो बड़ा ज़रा, अगर मैं ऐसे ही फटाफट आपको बता देती थी कि ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है, फटाफट PDF दिखा के अगर टिक मार्क करा दे जाऊँ तो क्या सच में वो दिमाग के अंदर जाने वाला है। आप बोलोगे भाई मैंने तो ये भी MCQ ये भी देख लिया, PDF वो भी देख लिया, सब देख लिया। बट आपको मैं ये पूछूंगी फिर, भाई आपने अगर सब देख लिया तो मुझे ये बताओ आपको आता कितना है। वीडियो देखने से फटाफट 25 या 20 मिनट में अगर वीडियो देख रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, बट जब पूछने जाऊंगी ना तो कुछ भी नहीं आएगा सीरियसली। क्योंकि ये चीज़ें इतनी इजी नहीं है कि 20-25 मिनट का PDF दिखा दिया, फटाफट बता दिया तो आपको सब आ जाएगा। भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है ये। दिखा दिया ना PDF फटाफट, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कर लेना। आप बोलोगे भाई मत दिखा PDF, मैं बुक ही पढ़ लूँगा, क्योंकि ऐसे नहीं आता है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, टाइम लगता है, 2 घंटे का समय लगता है, ऑर्गेनिक है ये। अब देखने का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको बोला है भाई डाईइथिल ईथर लो, ले लिया डाईइथिल ईथर, उसमें डालने के लिए उसने बोला है PCl5 को डालो। सबको पता होना चाहिए भाई PCl5 है। PCl5 अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फेमस है। वो बोलता है मेरे पास तो क्लोरीन ही क्लोरीन है, क्लोरीन का भंडार है, मैं क्या देने वाला हूँ, मैं क्लोरीन देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्लोरीन आया है। अब सुनो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5Cl। अब यहाँ पे 2 C2H5Cl बनेंगे, इथिल क्लोराइड। अब आधे लोग सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा 2 इथिल क्लोराइड बनेंगे। यहाँ पे कितने इथिल ग्रुप हैं 2, इथिल क्लोराइड भी कितने बनेंगे 2, साथ ही साथ बनेगा POCl3। चलिए होता है यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर फाइनली गाइस ख़त्म। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट तो करते नहीं हो आप लोग सारे के सारे। आई एम वर्किंग सो मच हार्ड फॉर यू। और हाँ, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के फॉर्म में आपको PDF, मेरे हैंड रिटन नोट्स PDF लिंक के फॉर्म में वहाँ दे दिए। प्लीज़ गो टू द लिंक, डाउनलोड द नोट्स फॉर यू। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एकदम बेस्ट तरीके से क्वालिटी फॉर्म में देने की पूरी कोशिश की है, सो दैट गाइज यू वुड बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट गाइज 85 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द ऑर्गेनिक सेक्शन इन योर बोर्ड पेपर। थैंक यू very much for watching this video. Please keep watching the videos and please do comment. Thank you.